चलिए बच्चे आज कंप्लीट करते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा लेक्चर। ठीक है, तो आपको पता होगा फिजिकल केमिस्ट्री का अपना कौन सा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, राइट, 12th का। ऑलरेडी एक बार पढ़ाई हो गया है, याद है, नोट्स लाए हो आप लोग? गुड, तो नोट्स भी ओपन कर लेगा हो आप लोग, वन शॉट रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, जहां भी डाउट आएगा, जहां भी कुछ लगेगा, आप लोग पूछना तुरंत क्लास में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? सबसे पहले ही समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भैया दो वर्ड से बना, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। अगर इलेक्ट्रो मतलब देखोगे तो क्या लगेगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री मतलब होता क्या है केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम दो काम करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी देके केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। पूरा यही सिस्टम पढ़ना अपन को। जैसे घर में इन्वर्टर लगा हो रहता है, उसमें दोनों काम होता है। कैसे दोनों होता है? जब लाइट ज्यादा है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, मुझे मिलता है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। जब लाइट आ जाता है तो जो उसमें केमिकल रिएक्शन होके दूसरा चीज बना होगा, प्रोडक्ट बना होगा, वापिस जब लाइट आता है तो लाइट से उस चीज को, प्रोडक्ट को वापिस रिएक्टेंट बनाते हैं अपन, है ना। इस चीज को पढ़ेंगे अपन लास्ट लेक्चर में रहेगा वो चीज, लास्ट में रहेगा वो, है ना। बैटरी में पढ़ना हो सारी चीजें। मतलब यहाँ पे यही चीज समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो काम करवाने वाले हैं। पहला क्या, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, सेकेंड इलेक्ट्रिकल, गुड। तो इसमें किसके बेसिस से बनाया गया चैप्टर, इसमें क्या रहेगा, कौन सा रिएक्शन? इसमें मेनली आता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप लोग क्लास 11 पढ़े होंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, याद है क्या रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन जिसमें साथ साथ हो दोनों, उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। अगर अलग अलग देखोगे रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपको समझ में आएगा कि बाबू ऑक्सीडेशन में याद कर लो OX, और OX से याद कर लो ऑक्सीजन। यानी ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसी मॉलिक्यूल में, किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा तो क्या हो गया उसका, ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन में उसका उल्टा कर दो, पैरा पकड़ के उल्टा कर दो, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसमें हाइड्रोजन लूज होगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। अब हाइड्रोजन को इमेजिन कर लो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अगर हाइड्रोजन निकल रहा तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, किससे, ऑक्सीडेशन से, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तीन डेफिनेशन तो ऐसे याद हुआ। एक और होता है डेफिनेशन आपका, बोला जाता है जैसे कि ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बाबू अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एटम ऐड होता है तो उसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकलेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। आज इधर से उल्टा रहेगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को ऐड होना रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटना पड़ेगा। इसके अलावा एक और होता है आपका, कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर से बताते हैं अपन, है ना, कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये समझ में आया कि आप लोग को पूरा अच्छे से रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसा है, केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है ना जिसमें अपन क्या देखने वाले हैं, तो कोई भी प्रोसेस देखेंगे कि चेंज कॉजेज इन द मैटर, कैसे चेंजेज आएगा, तो बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, आप उसमें करंट पास करो, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा और क्या होता है, जिससे चेंजेस कहां पे देखने को मिलेगा, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, है ना, तो वहां पे करंट पास करते हो तो इधर से निकल के इधर आके जम जाता है इस पे एनोड पे, है ना, एनोड से निकल कैथोड पे आके जम जाएगा, कोटिंग हो जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, वो भी हो गया चेंजेस जी, हुआ ना। उसके अलावा और क्या होता है, तो दो प्रोसेस पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, यानी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। इस पूरे चीज क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है। मतलब इसमें मैं तब से बता रहा हूं दो काम, एक केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल। इसमें दो अलग अलग प्रोसेस होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है जैसे घूमना फिरना, स्पॉन्टेनियस, मन करता होगा खूब घूमने फिरने का, बैठ के पढ़ाई करना, ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। ऊपर से पानी नीचे गिरना, क्या हो गया, टंकी से नीचे पानी अपने आप गिरता है, क्या हो, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन नीचे से पानी ऊपर चढ़ाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, मोटर चलाना पड़ता है, तब जाके वो काम होता है, यानी वो क्या हो गया, नॉन, यानी जो अपने आप होगा स्पॉन्टेनियस, जो जबरदस्ती करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके, मम्मी के डांट से पढ़ना बैठोगे आप, टीचर के डांट से होमवर्क करोगे तो क्या हो गया है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है, तो वही चीज को याद रखना है। तो स्पॉन्टेनियस में क्या हो रहा है, केमिकल होगा, इलेक्ट्रिकल आपको मिलेगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके केमिकल रिएक्शन होगा, दैट इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में यही चीज लिखा हुआ है कि जो अपने आप होता है, और एक हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस यानी जो अपने आप होता है। देखो स्पॉन्टेनियस क्या था, जो अपने आप होगा, नो एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देना पड़ेगा इसमें,
और नॉन स्पॉन्टेनियस में आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके काम होने वाला रहेगा, राइट। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस कंप्लीट हुआ अपना। चलिए बैठो। अब देखो बच्चे, अपन बात याद है, क्लियर है क्या सारा? हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा सर जी अभी कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का होता है। चारों टॉपिक क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं आपको सेल के बारे में। सेल मतलब बायोलॉजी वाला सेल नहीं रहे यहाँ पे। यहाँ कौन सा सेल है? बैटरी वाला सेल है, ठीक है। तो ये बाबू, ये सेल जो होता है टोटल वैसे दो टाइप का होता है। सोल्ट सेल कितने तरह का पढ़ेंगे अपन? दो। एक होता है कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलिटिक। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल। तो कितने टाइप का सेल हुआ? दो। फर्स्ट इलेक्ट्रो, सेकेंड इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलिटिक दो चीज पढ़ना अपन को। अब अपन जो बताया थे अभी कि एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस किस में होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस किस में होता है? जो इलेक्ट्रोकेमिकल है तो कौन सा? वो स्पॉन्टेनियस। और इलेक्ट्रोलिटिक, अच्छा स्पॉन्टेनियस क्या था? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, यानी कि इधर जो सेल रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल, इसमें क्या होने वाला है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होने वाला, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होने वाला। इसका और दूसरा नाम दिया गया गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल। क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट थे, गैल्वेनी, वोल्टा, उनके अनुसार नाम दिया गया था गैल्वेनिक सेल और वोल्टा सेल। इसमें बात की जाता है डेल्टा जी जो होता है निगेटिव होता है, किसके लिए? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। थर्मो पढ़े होंगे आप लोग, है ना। डेल्टा जी क्या होता है? इसमें निगेटिव होता है। डेल्टा जी क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब इधर क्या करना है भैया? पैर पकड़ के ऐसे उल्टा कर देना है। मतलब उधर पढ़े थे अपन स्पॉन्टेनियस, इधर हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। उधर तक केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। बातें नहीं नकुल, शांत रहो। इधर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। वहां डेल्टा जी नेगेटिव, इधर डेल्टा जी पॉजिटिव। एमसीक्यू में पूछ सकता है डेल्टा जी पॉजिटिव किस में होता है भैया, आपको लगाना पड़ेगा ना, याद रखना पड़ेगा चीजें। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक्स अगर देखोगे आप, बेसिक्स मतलब बात किया जा रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन समझना है अच्छे से थोड़ा सा। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन होता है। तो कब किसको रिड्यूस करना है, कब किसको ऑक्सीडाइज करना है, ये चीज अपन को देखेंगे अपनी, है ना। बैठो रहा मुझे खाते हुए यार। हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अभी तक हमने क्या क्या बताया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, सेल क्या होता है। सेल दो टाइप का बताया मैंने, एक बताया इलेक्ट्रोकेमिकल, एक बताया इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या बताया मैंने? कि स्पॉन्टेनियस होता है, इलेक्ट्रोलिटिक नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल डेल्टा जी निगेटिव, इलेक्ट्रोलिटिक डेल्टा जी पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या था? कौन सा एनर्जी किसमें? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करने वाले हैं बच्चे इसका बेसिक्स के बारे में। बेसिक मतलब ये होता है जैसे कि आप क्या करो, आयरन कॉपर सल्फेट लो, उसमें डाल दो आयरन, तो आयरन क्या करेगा? वहां से सल्फेट को चोरी कर लेगा, अब आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। बट वही काम उल्टा करवाओगे, आयरन सल्फेट में अगर आप डालते हो क्या चीज? कॉपर, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यही चीज आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे होगे कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। उस सीरीज के अनुसार जो अपर होता है वो जाके लोअर वाले को डिस्प्लेस कर देता है, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को। इस रिएक्शन का नाम क्या था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है इसको। तो वही बेसिक्स में बाबू यहाँ आता, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ दिए, देख लो क्या क्या होता है। याद करवाया था मैंने इस तरह से, प्लीज स्टॉप कॉलिंग में, ए बातें नहीं। अब रिएक्टिविटी सीरीज याद है क्या सबको? नहीं याद है? सुनो कैसे याद करवाया था मैंने। प्लीज स्टॉप कॉलिंग में 4 लाइन का गाना था। पहला क्या था? प्लीज स्टॉप। दूसरा क्या था? अ केयरलेस। तीसरा क्या लाइन है? इंस्टीट्यूट ट्राई लर्निंग। और चौथा लाइन हाउ कॉपर मर्क्यूरी सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। प्लीज से प होता है, प से पोटेशियम होता है, पोटेशियम का के, स्टॉप से सोडियम एन ए, कॉलिंग से सी ए कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, अ से एल्युमिनियम, केयरलेस से कार्बन, जेबरा जेड, जेड से जिंक, ठीक है हो गया। उसकी इंस्टीट्यूट ट्राई लर्निंग, आई, आई से आयरन, आयरन गई थी, ट्राई टी, टी से टीन, टीन टीन हो गया, एसएन लर्निंग लेड। इधर बताइए, ये सब क्लास 10 से ही मैं याद करवाते जा रहा हूं, उम्मीद है याद होगा। चलो अब उसी चीज को यहाँ डायग्रामेटिकली समझाया गया है कि मेरे पास पहले गोल्ड पहले उसमें गोल्ड पहले नहीं, प्लेटिनम ऐसे अक्सर जगह प्लेटिनम ही नीचे दिखाता है। रिएक्टिविटी से अगर देखोगे ना वहां पे पीरियोडिक टेबल में भी, तो नीचे आता है। और नीचे आ रहा है मतलब उसका रिएक्टिविटी डाउन होता जाता है ना नीचे आते हुए, ठीक है। इस वजह से प्लेटिनम नीचे ले लो, बाकी तीनों तो इनट ही है, ठीक है। अब बच्चे बातें नहीं यार नकुल,
हाँ ठीक है, शांत रहो। अब देखो यहाँ एक चीज करवाया हूँ, बेसिक चीज है, ऑलरेडी आप लोग आता होगा। अभी बेसिक्स ही नाम दिया हूँ पढ़ने के लिए, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिक्स। तो उसमें क्या होता है बच्चे, अपन लिए कॉपर सल्फेट, जो कि कैसा कलर होता है, ब्लू कलर। डीएनए ब्लॉक में बताया था ब्लू कलर क्यों होता है, ट्रांजिशन दिखवाया था, डीडी ट्रांजिशन, जिसकी वजह से क्या था, कॉपर का 2+ का क्या हो गया था, ब्लू कलर दिखता था, कॉपर 2+ आयन। अब CuSO4 जब टूटेगा तो क्या देगा, Cu2+ SO4 2-। और Cu2+ का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, आपने पढ़ लिया डीएनए ब्लॉक में, यानी ब्लू कलर है। जब इसमें जिंक डुबकी मारेगा तो जिंक के नीचे क्या है, कॉपर है, तो कॉपर को बोलेगा चल बेटा निकल, और जिंक बना लेगा अपना सल्फेट ZnSO4। अब ZnSO4 टूटेगा किसमें, Zn2+ में और SO4 2- में। अब Zn2+ में क्या इलेक्ट्रॉन खाली रहता था नीचे या ऊपर वाला में, बोलो, डीडी ट्रांजिशन नहीं, पूरा फुलफिल्ड है, Zn2+ तो पूरा फुलफिल्ड है। भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, D10 है, यानी क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो पहले ब्लू कलर था, क्या बन गया, कलरलेस बन गया, यानी ये यहाँ पे रिएक्शन हो गया। अगर आयरन डालता क्या बनता है, आयरन सल्फेट FeSO4, और FeSO4 टूटेगा क्या देगा, आयरन का आयन देगा। और आयन का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, तो ये भी ग्रीन कलर दे देता, तो भी वो कहानी ठीक था। तो यहाँ पे अपन दो चीज देखें कि बाबू यहाँ जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, और कॉपर क्या कर रहा है, उसको ले रहा। तो यहाँ दो चीज देख लो क्या हो रहा है कि Zn जो है Zn2+ बन जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा। अरे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कैसे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा। वहीं दूसरी जगह कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ बात होता है कि ऑक्सीडेशन किस पे होता है, रिडक्शन किस पे होता है। अगर बैटरी एनोड कैथोड है तो उस पे किस पे रखोगे, तो याद कर लो, डायरेक्ट तरीका है रेड कैट। क्या याद करना है, रेड कैट, 10th में याद करवाया था आपको ये चीज, रेड कैट यानी लाल बिल्ली। रेड मतलब रिडक्शन, कैट मतलब कैथोड, यानी रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा। तो उसको उल्टा कर दो, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे होगा। या उसको याद करने का भी तरीका है हेनरी ऑक्स। बट एक ही चीज याद रखो, रेड कैट से पता चल जाएगा ये रिडक्शन। कभी कभी क्या होता है ना, याद होते हुए भी एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, भूल जाते हैं बच्चे, तो उस समय ये काम आएगा। चलो ठीक है। अब 12th के एग्जाम में तो ये चीज कभी नहीं पूछेगा कि बताओ रिडक्शन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ठीक है। इस चैप्टर से बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे, रिडॉक्स वाले चैप्टर में पहले पूछ सकता था आपसे, है ना, क्लास 11। अब देखो इलेक्ट्रो, बच्चे शांत हो जाओ। अब वापिस आते हैं सेल पे। सेल बताया था 2 तरह का, फर्स्ट क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल, सेकंड था इलेक्ट्रोलिटिक। अपन पढ़ेंगे अभी क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल चलेगा अभी कुछ देर तक, उसी में नॉस्ट इक्वेशन वगैरह सब रहेगा। बाद में फिर आएगा इलेक्ट्रोलिटिक, जिसमें बैटरी वगैरह पढ़ेंगे। हाँ ऐसे चीज। अब देखो बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है कि आपको इसमें 2 सेल रहेगा। अपन जनरली अभी 10th तक जो एक्सपेरिमेंट करते थे ना, कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे, एक बीकर रहता था, उसी में दोनों डाल दिए, इलेक्ट्रोड कैथोड, एक सॉल्यूशन आता था, वो होता था इलेक्ट्रोलिटिक में हो रहा है वैसा। इलेक्ट्रोकेमिकल में एक एनोड वाला अलग, कैथोड वाले को अलग रखते हैं। एनोड वाले को अलग रखे थे, और एनोड में कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन, इसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उसको बोला जाएगा रिडक्शन हाफ सेल। यानी इसमें 2 सेल होता है, एक को बोला जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहाँ पे होगा, बता दिया अभी एनोड पे, कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा, ठीक है, इतना चीज याद रखना। अब क्या करने वाले हैं अपन, जल्दी बैठो आगे। अब क्या करने वाले हैं अपन, यही ले लिया मैंने, एनोड ले लिया, कैथोड ले लिया, एनोड में डाल दिया मैंने जिंक। अब एनोड, अभी एनोड और कैथोड मुझे नहीं पता, अभी बैटरी नहीं लगाया हूं ना मैं, अभी बैटरी नहीं लगाया, अभी नहीं पता चलेगा आपको क्या क्या हो रहा है। बट इतना बता दिया, जिंक से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है तो किसके जैसा बिहेव करेगा ये, किसके जैसा, एनोड के जैसा, और वो वाला कैथोड के जैसा बिहेव करे, इतना मुझे पता चल गया। ठीक है सर जी। अब ये क्या किए आप, यहाँ पे आप ले लिए हो, स्टार्टिंग में क्या है ना, ये रॉड पूरा फुलफिल था, ऐसे क्या था, पूरा रॉड पूरा भरा हुआ था ऐसे, है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको जोड़ दिए कॉपर के साथ। अब क्या हो रहा है, जब इसमें आप ऐड कर दिए, साथ में मैंने बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा दिया, कोई करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है, वो सब डिवाइस भी लगा सकता है, जो बता देगा कितना वोल्टेज दे रहा है, क्या दे रहा है ना, वोल्ट मीटर वगैरह, है ना, गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा कि जब यहाँ से Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो Zn है, Zn2+ बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन जा रहा। अब इलेक्ट्रॉन इधर कौन लेगा, बस जिधर क्या लिया था मैंने, कॉपर सल्फेट, जिंक वाले में जिंक सल्फेट, कॉपर वाले में कॉपर सल्फेट, यानी कि ताकि आयन सेम रहे। अब कॉपर सल्फेट से क्या मिलेगा अपन को, Cu2+। अब Cu2+ कैसा है, भिखमंगा है, उधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, Cu2+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, कॉपर। अब कॉपर बनेगा तो डिपॉजिट होगा, कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर के रॉड पे, ऐसे ऐसे क्या हो गया,
डिपॉजिट हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट कैसे फ्लो होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। 10th में पढ़े हो गया ये चीज, अभी सब बेसिक चल रहा है ना। कर इलेक्ट्रॉन उधर तो करंट इधर आ रहा होगा, तो अब करंट इधर से आ रहा है, यानी करंट किधर से किधर आ रहा? कैथोड से एनोड की ओर हमेशा करंट आता है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ हमेशा जाता है। बट इनका किस्मत खराब था साइंटिस्ट का। किस्मत खराब इसलिए था कि तुरंत 1 सेकेंड क्या में बंद हो गया बल्ब। बल्ब जला स्टार्टिंग में, तुरंत बंद हो गया। अब वो सोचने लगे, दिमाग लगा भैया बंद क्यों हो गया यार, इधर जिंक था उधर वो था, बंद क्यों हुआ? समझ में आ रहा? तो उन्होंने समझ में आया कर रहे इधर क्या हो रहा है ना, जेड एन बढ़ते जा रहा, और उधर से कॉपर 2 प्लस तो काम बन जा रहा, लेकिन SO4 2 माइनस कुछ काम नहीं बन रहा, तो SO4 उधर क्या हो रहा? बढ़ते जा रहा, यानी उधर निगेटिव आयन बढ़ते जा रहा है इधर में। अब खुद के अंदर गरीबी है, तो यह इलेक्ट्रॉन उधर देगा कि अपने पास रखेगा? अपने पास रखेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गया, है ना। इसको बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल हाई हो जाना। इधर ये बढ़ गया उधर वो बढ़ गया, तो जंक्शन पोटेंशियल क्या हो गया? हाई हो गया। तो साइंटिस्ट सोचे कि एक काम करता हूं मैं, बीच में ऐसा क्या लगाता हूं, एक ब्रिज लगा देता हूं। और उस ब्रिज का नाम क्या था? सॉल्ट ब्रिज। क्यों नाम दिया गया सॉल्ट ब्रिज? उसमें सॉल्ट होता था। किस टाइप का सॉल्ट लेते थे अपन, है ना? ऐसा सॉल्ट लेना है जिसका चार्ज सेम सेम हो, जैसे कि KCl ले लो तो K प्लस Cl माइनस, यानी इधर है -1 चार्ज, इधर है -1 चार्ज। MgCl2 कभी ले नहीं सकते थे। Mg क्या दिक्कत था, इधर Mg में 2 प्लस है, उधर Cl में माइनस चार्ज है, तो ये वाला 2 उधर खींचेगा, इधर सिंगल खींचेगा। तो सॉल्ट लेना आपको इस टाइप सा जिसका सेम सेम चार्ज हो, और थोड़ा सा हाई सॉल्ट लेना है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेना है, ताकि टूटे, पूरा टूट जाए और टूटा रहेगा। इसमें मान लो KCl आप लिए हो, तो K प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। अब K प्लस किस पे अटैक करेगा? SO4 को अटैक कर लेगा, और Cl माइनस किस पे अटैक करेगा? इधर Zn को अटैक करेगा और इसको न्यूट्रल बना देगा। अपन पढ़ेंगे आगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में अच्छे से। इसमें और क्या किया गया था, इसमें रखा गया था अगार, अगार भी रखा गया था, मोल्टेन, है ना, मोल्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको रखने के बाद फिर काम होने लगा। अपन आगे बढ़ते हैं, जिसे बताता हूं मैं आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो यही यहाँ वही चीज लिखा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड, करंट फ्लो हो रहा है कैथोड से एनोड, ठीक है। और यहाँ पे देखा गया कि आफ्टर कुछ सेकंड के बाद बल्ब ग्लो होना बंद हो गया, यानी कि एनोड की साइड में Zn2 प्लस बढ़ गया, कैथोड की साइड में SO4 2 माइनस बढ़ जाता है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन यूज करेंगे क्या चीज? सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कई बार, तो आपको सॉल्ट ब्रिज अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज देखो क्या है कि सॉल्ट ब्रिज बोल रहा है कि आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लो, हाँ स्ट्रॉन्ग लेना है जो टूटे नहीं। आगे ऐसा लिखवाया हूं मैं कहीं, टूटे टूटे KCl पूरा, हाँ यहाँ गलत लगता है, लिखा हुआ है। नहीं नहीं, सॉल्ट के इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, है ना। इट शुड बी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। वहां वीक जो लिखा है वो गलत था, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ लिख दिया मैंने, वहां वो सुधारना पड़ेगा, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ आयन ज्यादा बने, है ना। और आयनिक मोबिलिटी बोथ आयन, मतलब वही केटायन एंड आयन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। KCl में सेम सेम था। ये 3 प्रॉपर्टी होता है सॉल्ट लेने का। अब आ जाओ वापिस यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ले लिया, जैसे क्या क्या, जिलेटिन भी ले सकते हैं आप, अगार अगार लेना है, साथ में क्या लेना है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो कि इनर्ट होना चाहिए, ठीक है, हमने ले लिया। अब क्या हो गया, लेने के बाद सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज ऐसा ब्रिज होता है जो कनेक्ट करता है दोनों को, इधर से ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, रिडक्शन हाफ सेल को, दोनों को क्या करेगा, ऐसे कनेक्ट करेगा। अब उसका काम यह समझ में आना चाहिए आपको, है ना। अच्छा, काम कैसे करता है? मेंटेन द न्यूट्रलाइजेशन, ये सब उनका फंक्शन आपको याद होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन कैसे मेंटेन करेगा बच्चा, कि KCl जैसे आप लिए हो तो K प्लस टूटेगा, Cl माइनस टूटेगा। अब K प्लस किस पे अटैक करेगा, SO4 को अटैक कर लेगा, और Cl माइनस Zn2 प्लस पे अटैक कर लेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, चार्ज जो जंक्शन पोटेंशियल था उसको क्या हो गया, कम हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया। वही सिग्निफिकेंस में लिखा रहेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज में अगर आओगे, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स में, आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो ये चीज अभी आ रहा है, टॉपिक एग्जाम में आने वाला है ना। सुनो ध्यान से, क्या है इधर, कि वही लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल सर्किट, मतलब भाई साहब उधर जिंक से निकाल के इधर कॉपर में आ रहा था,
इलेक्ट्रॉन, तो इधर से कुछ जाने वाला भी तो होना चाहिए ना, सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो करंट लगातार 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 फ्लो होता रहेगा। तो ये काम क्या करता है, एक तो इंटरनल सर्किट बना देता है, दूसरा काम क्या बताया मैंने कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है, और क्या कर रहा है, प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलने से बचा दिया है। ठीक है, ब्रिज बन गया ना। ठीक है, और क्या कर रहा है, ये तो बता दिया, मेंटेन द ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना। और क्या है, इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, ठीक करता है। अब जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है बच्चा, सुन लो जरा सा, द पोटेंशियल डिफरेंस विच अराइजेज बिटवीन टू सॉल्यूशन व्हेन दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। जंक्शन पोटेंशियल हो गया था ना, उधर SO4 बढ़ गया था, इधर A बढ़ गया था, जब कॉन्टेक्ट में रखा गया इलेक्ट्रोड और कैथोड, जब मिलाया गया कैथोड और कॉपर और जिंक को, तो इधर क्या बढ़ गया था, इधर बढ़ गया था Zn2 प्लस, इधर क्या बढ़ गया था SO4 माइनस। तो बढ़ जाने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन पोटेंशियल हाई हो जाना। तो इतने सारा काम किया, क्या क्या काम किया था, पहला काम किया था जंक्शन पोटेंशियल कम करना, न्यूट्रलिटी करना, दोनों सोल्यूशन को मिलने से बचाना, है ना, हाँ, सर्किट कंप्लीट करना, इंटरनल सर्किट, ये सब चीज आपको 4-5 पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टीज में क्या क्या था बच्चा, यहाँ प्रॉपर्टीज लिख दिया हूं कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, आयनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ आयंस शुड बी सेम। आयनिक मोबिलिटी मतलब चलना, है ना, K प्लस इधर से जितना उठाएगा उधर ही से, उधर से Cl माइनस उधर से उसको उठाएगा Zn2 प्लस को। ठीक है, ये सेम सेम होना चाहिए। अब इस लाइन, लास्ट वाले लाइन से क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखो JEE 2001 में आया था कि क्या था, सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ KNO3 माइनस इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ऐसा क्यों, रीजन देना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे KNO3 माइनस है, यानी टूटेगा तो K प्लस NO3 माइनस टूटेगा, तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, दोनों सेम सेम होंगे, इसलिए इसका यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट अगर लास्ट थर्ड ऑप्शन देखोगे, वेलोसिटी ऑफ बोथ K प्लस NO3 माइनस आर नियरली द सेम, इसलिए इसका यूज किया गया था, किसमें, सॉल्ट ब्रिज में यूज किया गया था, है ना। चलो ठीक है, अब हम क्या, इसका जो अभी जिंक था, उधर कॉपर था, जिंक साइड से क्या जा रहा था, उधर इलेक्ट्रॉन जा रहा था, उधर से करंट इधर आ रहा था, तो उस करंट को मैंने पोटेंशियल को मान लिया कितना, E मान लिया, कितना पोटेंशियल मान लिया, कैपिटल E मान लिया। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, सिस्टम पोटेंशियल E है। अब क्या कर रहे हैं अपन, इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन, बाहर से एक एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हैं। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल देंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, माइनस साइन लगा के। ठीक है, माइनस मतलब ये नहीं होता है भैया वो नेगेटिव में ले रहा है, नहीं, माइनस मतलब है कि हमने डायरेक्शन को उल्टा करके लगा रहे हैं। अब माइनस E लगाने का 3 केस हो सकता है, मान लो उधर से आ रहा है 10 वोल्ट, तो हो सकता है मैं 10 वोल्ट से कम पोटेंशियल लगाऊं, हो सकता है 10 वोल्ट लगाऊं, हो सकता है 10 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल, तो मेरे पास कितना केस बन रहा, 3 केस। अब खुद सोचो कि तुम लोग मान जाओ कॉपर है, मैं क्या हूं अभी जिंक, तुम लोग सबसे पोटेंशियल क्या आ रहा है मेरे पास, नाम क्या है, पोटेंशियल जो आ रहा है E नाम है, क्या नाम है, E, मैं अप्लाई कर रहा हूं क्या चीज, माइनस से। ठीक है, अब सोचो तुम्हारा जितना पोटेंशियल है, मान लो कि 20 वोल्ट है पोटेंशियल, मैं दे रहा हूं मान लो 15 वोल्ट पोटेंशियल, कम दे रहा हूं तुमसे, तो क्या मेरे देने से कोई ज्यादा फायदा होगा, अभी भी करंट किधर से किधर आएगा, तुम लोग साइड से मेरे साइड ही आएगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, मेरे साइड से तुम्हारे तरफ ही जाएगा, जो काम हो रहा था वही काम होता रहेगा, कोई असर नहीं होगा। अब थोड़ा उल्ट पलटते हैं, तुम लोग दे रहे थे 20, अब मैं दे रहा हूं 30, तो जो तुम्हारे साइड से जो करंट आ रहा था, अब करंट किधर जाएगा, मेरे साइड से तुम्हारे तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, पोटेंशियल ज्यादा है। पोटेंशियल पता है ना क्या होता है, 10th में पढ़े होगे, पोटेंशियल कितना वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है, अब सुनो, मैं अब क्या कर रहा हूं, ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया हूं, यानी करंट ज्यादा हो गया, मेरा करंट ज्यादा तुम्हारा करंट कम, यानी ओवरऑल मेरा करंट तुम्हारे तरफ जाएगा, मेरा करंट तुम्हारे तरफ जा रहे, तुम्हारे साइड से मेरे तरफ क्या आ रहा, इलेक्ट्रॉन। इस समझ में आया सबको, बत्ती जाला दिमाग का, मेरे साइड से करंट तुम्हारे तरफ जा रहे, तुम्हारे साइड से मेरे तरफ क्या आ रहा, फिर इलेक्ट्रॉन। तुम लोग क्या थे, कॉपर, हम क्या थे, जिंक। अब कॉपर साइड से क्या आ रहा है मेरे को, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो कि मुश्किल होता है ना, कॉपर से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, कॉपर कभी गरीब ऑलरेडी था, वो कहां से दानी करेगा। यानी कि यहाँ पे काम कब हो पा रहा, उल्टा काम कब करवा पा रहे हो, जब उसको क्या दे रहे हो आप, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। देख कैसा बन गया है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, ये खुद से होना नहीं चाह रहा था, आप बाहर से एनर्जी सप्लाई करोगे ज्यादा, तब जाके उल्टा काम होगा। तो अब क्या डिपोजिट होगा, इधर जिंक डिपोजिट होने लगेगा, कॉपर का रॉड पतला होने लगेगा, उल्टा काम हो जाएगा। उस समय क्या होता है, जिंक का रॉड पतला हो रहा था और कॉपर का रॉड मोटा हो रहा था।
अब तीसरा केस, दोनों सेम सेम, तू दे रहे थे 20 वोल्ट, हम भी दे रहे हैं 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, दोनों सेम सेम, करंट आना बंद, इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाता है। ठीक है, अब यही तीनों केस को यहाँ पूरा अच्छे से लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल अगर आप सेम देते हो तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट नहीं होगा फ्लो। अब हमारा एक्सटर्नल ज्यादा हो गया तो उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब देखो कॉपर से जिंक फ्लो होने लगेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक होने, करंट फ्लो होगा, जिंक से कॉपर होने लगेगा। ठीक है, तो जिंक रॉड क्या होगा, ठीक होगा, कॉपर रॉड समझा दिया हुआ अच्छे से। अब हम कुछ बात करेंगे टर्म्स के बारे में। ठीक है, ये टर्म्स आपको मे भी शायद याद होगा, याद है बच्चे, रेडॉक्स कपल क्या होता है। जैसे रेडॉक्स में देखोगे आप क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। कपल मतलब क्या होता है, जोड़ी, दोनों को जोड़ दो। तो केमिस्ट्री वाले का भी कपल है। रेडॉक्स कपल मतलब क्या होता है जी, जैसे देखो जिंक से क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, Zn2 से बन रहा था, मतलब कि क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेके बना रहा था कॉपर, यानी कि रिडक्शन। हमने क्या किया, दोनों भाई साहब को जोड़ दिया, जोड़ देने पे 2 इलेक्ट्रॉन उधर था प्रोडक्ट में, इधर था रिएक्टेंट में, कट गया, इधर क्या बच गया, Zn बच गया, कॉपर 2+ बन गया, लिख दिया मैंने, उधर क्या बन गया, Zn2+ और कॉपर बन गया, वो लिख दिया मैंने। यानी ओवरऑल रिएक्शन लिखने के बाद क्या आ रहा, Zn इधर जो सॉलिड था वो रिएक्ट किया कॉपर भिकमंगे से। अब क्या हुआ, Zn उसको दान कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो Zn बन गया, अब गरीब बन गया, Zn2+ एक्वस बन गया, और उसको कॉपर 2+ के इलेक्ट्रॉन मिल गया, कॉपर बन गया वो सॉलिड। यानी ये क्या है, ये दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या है, रेडॉक्स कपल कहलाता है। समझ में आया क्या रेडॉक्स कपल। आगे बढ़े, अब बात करेंगे बच्चे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी वही जो ई आ रहा था, पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी किसके किस बीच में होने वाला है डिफरेंस, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। भैया जो जिंक डाला हुआ है अंदर, जिंक सल्फेट है, तो तुम बताओ भैया अरहान बाबू कि जिंक रॉड और जिंक सल्फेट में इलेक्ट्रोलाइट कौन है और इलेक्ट्रोड कौन है। जिंक सल्फेट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और जिंक रॉड इलेक्ट्रोड। इतना समझ आता है ना, इलेक्ट्रोलाइट यानी जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जिंक और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको क्या दिखाया गया, कैपिटल ई से दिखाया गया है। ठीक है, अब जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा प्रॉपर्टी, इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ज्यादा कम तो कम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वही है ना टॉपिक इसके बाद। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर बात किया जाए, डिपेंड ऑन 3 चीज पे करता है। पहला नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड लिए हो भाई साहब, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन सॉल्यूशन, और तीसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो ज्यादा आयनाइज होगा, ज्यादा टूटेगा, कंसंट्रेशन मेटल आयन का बढ़ जाएगा तो ज्यादा वो भी होगा। और तीसरा चीज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। भैया कौन किस टाइप का इलेक्ट्रोड ले लियो, पता चला प्लेटिनम ले लियो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, है ढीठ पर्सन है। ठीक है, तो ये हो गया उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। ठीक है, हम बात करेंगे बच्चे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप के बारे में। इसका टाइप 2 होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दूसरा। अब इसको रिप्रेजेंटेशन अगर देखोगे आप, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, देखो जिस तरह से, जैसे देखो रिप्रेजेंटेशन, मेरे पास एक मान लो रिएक्शन है कि Zn जो है सॉलिड था, उसका दोस्ती हुआ कॉपर 2+ भिकमंगे से। अब ये जब आफ्टर सम टाइम क्या बन गया था बताओ जरा सा, Zn2+ बन गया था एक्वस, और एक क्या बन गया था बच्चे, और कॉपर बन गया था सॉलिड। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ क्या हो रहा, 2 रिएक्शन होता, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था। यानी बाबू Zn से क्या बन गया, Zn2+ बन गया, क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है Zn, समझ में आ रहा, या भी ऐसे लिखो पोटेंशियल E, और नीचे लिखो Zn से क्या बन गया, Zn2+ बन गया। समझ में आया गया, इस तरह से लिखा जाए, एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगाया जाता है कभी भी एक ऑक्सीडेशन वाले की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। इलेक्ट्रोलाइट और जो भी उसका आपस का है, जिस ऑक्सीडेशन में अपना ऑक्सीडेशन में वर्टिकल लाइन, रिडक्शन में आपस में वर्टिकल लाइन। अच्छा देखो रिडक्शन में भी लिख लो, कॉपर 2+ से क्या बन गया, ये कॉपर 2 बन गया, यानी लिख सकते हो ई जो है कॉपर 2+ से क्या बन गया, कॉपर बन गया। समझ में आ रहा। अब इन वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन, यहाँ भी सिंगल वर्टिकल लाइन, दोनों को अगर सॉल्ट ब्रिज से ऐड कर दिए तभी नहीं बना था, तो उस ऐड करने को 2 वर्टिकल लाइन दिखाया जाता है।
तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का होता है क्या तरीका, ठीक है। ए होता है ऑक्सीडेशन, ए होता है रिडक्शन ऑप्शन, दोनों को जोड़ दो क्या हो जाएगा, दो वर्टिकल लाइन, ठीक है। चलो तो यहां पे वही लिखा ऑक्सीडेशन ऑप्शन ए हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया बच्चे, ए हो गया, और रिडक्शन हो गया आपका Cu2 प्लस से Cu, ठीक है। हाँ, अब इलेक्ट्रोड के लिए जान लो दोनों एक दूसरे का बराबर होता है, बट बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि माइनस वन लगा दो। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना है, रिडक्शन पोटेंशियल है मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही होगा, बस वो किसमें होगा -1। मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -10 तो रिडक्शन पोटेंशियल +10, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +20 तो रिडक्शन -20, दोनों आपस में क्या होता है, बस माइनस साइन रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में आप रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर क्या हो गया, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। यानी कि ई Zn से Zn2 प्लस, यानी क्या हुआ ऑक्सीडेशन, अगर Zn2 प्लस से Zn करोगे रिडक्शन तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस लग जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। Ag से Ag प्लस बन रहा है यानी ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन कराओगे Ag प्लस Ag बनाओ तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में लग जाएगा। क्लियर है पॉइंट भी, रामा समझ में आ रहा है आपको, गुड। अब बात करेंगे बच्चे है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। स्टैंडर्ड लग गया मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाएगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ क्या क्या होता है जी, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो कई बार यहाँ पे 1 ATM लिखा जाता है, कई जगह पे एनसीईआरटी में 1 बार लिखा है, एनसीईआरटी एक बार, हाँ 1 बार लिखा है ना, बस दोनों ज्यादा फर्क नहीं है, कहीं कहीं 1 ATM में लिखा रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कहीं क्या लिखा जाएगा 1 बार लिखा जाएगा, है ना, समझ में आ गया क्या प्रेशर की जगह पे। अब टेम्परेचर कैसा रहता है, रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड यानी कि 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, और कंसंट्रेशन कितना लेना है 1 मोलर। स्टैंडर्ड कंडीशन में आ गया क्या, स्टैंडर्ड मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर। अच्छा 1 मोलर क्या हुआ, 1 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इफ इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन, इलेक्ट्रोड को डाल दो कब, जब 1 मोलर सॉल्यूशन रहेगा, टेम्परेचर इतना रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट एट 1 मोलर कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। अब बात करेंगे अपन नया टॉपिक जिसका नाम है सेल पोटेंशियल। इसको लिखा जाता है कैसे, ई ऑफ सेल लिखा जाता है। अब सेल पोटेंशियल यानी एक इधर सेल था ऑक्सीडेशन और एक इधर सेल है रिडक्शन ऑफ सेल। बाबू दोनों के इलेक्ट्रोड में जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको क्या बोल देंगे अपन, सेल डिफरेंस बोल देंगे। पढ़ लो सेल पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड और दूसरा, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनको क्या बोला जाएगा, सेल पोटेंशियल बोला जाएगा। इसको मेजर किया जाता है किसमें, वोल्ट में मेजर किया जाता है। इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, यानी सेल ई सेल को कहीं बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल बोला जाता है। समझ में आ गया, सेल पोटेंशियल कुछ नहीं है, ईएमएफ की होता है क्या, सेल पोटेंशियल। अब ई ऑफ सेल जो है लिखा हुआ है, अब इसको मान लिया गया है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है यही जरूरी नहीं, बट अब सब लोग यही मानते हैं, स्टार्टिंग में मान लिया गया है, इसलिए ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इसको कैसे पढ़ेंगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सर अगर आप यहाँ रिडक्शन की जगह पे आप ऑक्सीडेशन लेते हो तो बेटा रिडक्शन ऑक्सीडेशन में क्या रिश्ता था, माइनस हो जाता था, यानी कि ये वाला माइनस से प्लस हो जाएगा, वो वाला प्लस से, यानी अब क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, आप वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन याद कर लो यही रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड माइनस एनोड, क्या याद करना है, कैथोड माइनस एनोड। अब कौन सा पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है। अब आ जाओ किसमें, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में। सेल पोटेंशियल समझ में आ गया अभी आपको। अब सेल को क्या करना है, स्टैंडर्ड कंडीशन ले आओ, बस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसको क्या बोलेंगे, ई नोट ऑफ सेल बोला जाता है। अब वही सेम फॉर्मूला रहेगा, वहां पे क्या था, ई ऑफ सेल बराबर ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड था। अब नोट लगे नहीं, स्टैंडर्ड, नोट लगने से, नोट मतलब डॉट, स्टैंडर्ड लग गया है, यानी ई
नॉट सेल मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। नीचे लिखा भी हो देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कैथोड लिखा है। समझ में आ रहा है क्या सबको? आगे बढ़े बच्चे। अभी हमने क्या सीखा है, फॉर्मूला सीखा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कौन सा ई लेना है, रिडक्शन लेना है। ऑक्सीडेशन भी ले सकते हो लेकिन वो साइन प्लट लेना। अब आ जाओ किसके बारे में, SHE के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसका शॉर्टकट नाम होता है SHE। भैया साहब ये रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। रिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड का हम लोग अभी निकालेंगे, मान लो जिंक है, जिंक का बोल दिया कि भैया आप लो इसका निकाल के बताओ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे निकालोगे? मैं बोल दिया कि भैया बताओ कि मुंबई कितना दूर है, तब गेस करोगे थोड़ा सा, यहां से कुछ रेफरेंस लोगे ना कि यहां से लोनावला इतना दूर है 40-45, उधर से 60, यानी कि हो गया टोटल 100। एक रेफरेंस पॉइंट की है, कहीं से शुरू करोगे ना कोई चीज पता करने के लिए तो रेफरेंस पॉइंट होता है। उसी तरह जिंक का निकालना अपन को एक रेफरेंस होना चाहिए। हाइड्रोजन से कंपेयर किससे करोगे भाई साहब? अब 1 kg आलू लेने गए तो 1 kg कुछ रेफरेंस माना गया ना कि यही 1 kg है ना, 1000 ग्राम। ठीक है, तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड इसको नाम दिया गया। क्यों दिया गया, क्या अपन आगे बात करेंगे, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों क्या होता है, 0/सन्नाटा, नल बटा सन्नाटा होता है। इसलिए इसका यूज करते हैं अपन SHE के फॉर्म में, यानी कि रिफरेंस इलेक्ट्रोड में। देखो लिखा हुआ, इट कैन बिहेव लाइक कैथोड हाफ शेल के जैसा बिहेव करेगा और एनोड हाफ शेल के जैसा बिहेव करेगा, यानी कि कैथोड के जैसा। अब ऐसा क्यों, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे भी दे और निकाल भी दो, दोनों चीज होता है ना हाइड्रोजन में। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज किया गया। अब कैथोड हाफ शेल के जैसा बिहेव करेगा। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दो, गेन ऑफ होने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा, गरीब होना पड़ेगा उसको। H+ पहले गरीब बन गया तब इलेक्ट्रॉन जाके लेगा। इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो क्या बन जाएगा, अब H2 हमेशा, मतलब H सिंगल H नहीं बनता है, H2 बनता है। H एग्जिस्ट करता है, बाई मोलिकुलर होता है ना, तो H2 उसको बैलेंस करने के लिए हमने हाफ इधर कर दिया, क्योंकि उधर कितना H है, एक ही H था, इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, हाफ बैलेंस कर दिया। यानी कि होता है रिडक्शन का इक्वेशन लिखा हुआ है, H+ से इलेक्ट्रॉन लिया, H2 बन गया। अगर बेटा ये बिहेव करेगा एनोड हाफ शेल के जैसा, तो एनोड हाफ शेल में क्या होता था, एनोड मतलब क्या होता है बताइए, एनोड में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन निकालेगा यानी कि क्या निकालेगा, हाफ H2 से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, H+ बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा? अब इसका आप देखोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE, मतलब बोला गया है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE का जो होता है 0 होता है। कितना होता है, 0। स्टैंडर्ड जो होता है 0 होता है, यानी कि रिडक्शन भी कितना होगा, 0, ऑक्सीडेशन भी कितना होगा, 0। रिडक्शन मतलब क्या हो गया बच्चे, H+ से H2 बन रहा, और ये वाला में H2 से, यानी हाफ H2 से H+ बन रहा, दोनों क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला चीज लिखा हुआ है। इसका हम लोग यूज करेंगे जब क्वेश्चन आता है कि आप कोई भी इलेक्ट्रोड दे देगा, कॉपर दे देगा या जिंक दे देगा, बोलेगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के दिखाओ। नींद आ रहा आपको, थोड़ा पानी वानी पी लो। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ तक? अब इसका कंस्ट्रक्शन देखने वाले कैसे बनता है। ठीक है, आपका एलन में क्लास 3 बजे से है, 3:30 से 3 बजे पहुंचना है। ठीक है, 45 में छोड़ दूंगा आपका। क्या हुआ नकुल, नींद आ रहा आप लोगों को? मन लग रहा है पढ़ाई में, कंटिन्यू करूँ आगे? चलो देखते हैं ना। देखो अभी समय ज्यादा नहीं है, 1 घंटे बचा है ना, कंप्लीट करना है, कितना भी ज्यादा नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE देखने वाले हैं। SHE याद है क्या चीज है आपको, कैसे करते थे? हाँ देखो, एक क्या लेते थे अपन, प्लेटिनम का रॉड रहता था ना, और इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया मैंने, इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया, एक ग्लास लिया हमने टेस्ट ट्यूब टाइप का, उसमें क्या किया, हाइड्रोजन गैस को पास किया, प्रेशर कितना रखा, 1 atm रखा। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन अंदर रखा है 1 मोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें और क्या है, इसमें और क्या लिया मैंने, कुछ नहीं लिया। इसमें हाइड्रोजन गैस आ रहा था, प्लेटिनम जितना एब्जॉर्ब करना था उतना एब्जॉर्ब किया, बाकी H+ क्या हो गया, बाहर निकलेगा, बाकी H+ क्या हो गया, बाहर निकलेगा। वही चीज क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 atm, क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, ये कंडीशन दिखा देना है, ये बन गया डायग्राम। और यहाँ से H2 आया था,
प्लेटिनम कुछ अपने पास एब्जॉर्ब किया होगा, उसको जितना चाहिए तो उतना रखा, अब बाकी H प्लस को क्या हुआ, बाहर निकाला। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लेटिनम इन द फॉर्म ऑफ H2, रिमूव आउट द H प्लस आयन, सही क्या निकलते जाता है। चलो आगे, हाँ इसमें एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब होगा, एडजॉर्ब करेगा ना, एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्ब करेगा अपने पास अब्जॉर्ब मतलब थोड़ी ना कुछ मेटल है, गलत लोग AD होना चाहिए है ना, एडजॉर्ब करेगा ना, वो अपने पास रख रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, H प्लस ले रहा है अपने पास, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही बात कर रहे थे एसएचजी कह रहे थे मेजरमेंट करने वाला है ना, ठीक है। मेजरमेंट करना है बाबू लोग, आप लोग डायरेक्ट में मेजरमेंट में आता हूँ, 3 वाला लाइन हटा देता हूँ, ठीक है। अब मेजरमेंट जैसा आपको करना है, आ जाओ इधर इसमें, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक यूजिंग SHE, ठीक है। कैसे करोगे भाई साहब, तो देखो कैसे करते हैं इसको अपन, जिसका करना है उसको रख दो एक जगह, और एक साइड में क्या रख लो, SHE ले लो। हमने एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे, जो लोग दिए हैं थ्योरी, वो जब कर रहे थे तो क्या किए उन्होंने, जिंक को ले लिया किधर, कैथोड साइड में ले लिया। उस समय क्या किया उन्होंने, जिंक को कैथोड ले लिया, तो SHE की क्या बन गया, अभी किसके जैसे बिहेव कर रहा, एनोड के जैसे बिहेव कर रहा, एनोड यानी ऑक्सीडेशन हाफ वेव जैसे बिहेव कर रहा, ठीक है। और जैसा भी बिहेव करे वो कैसा रहेगा, उसका ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होता है, 0 होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, साथ में हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, ताकि मुझे पता चले कितना करंट क्या क्या इधर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो जिंक रॉड लिया है कैथोड के जैसा, जिंक है तो ZnSO4, उधर हाइड्रोजन है, बिल्कुल SHE वाला एकदम मशीन लाके रख देना है ना, जिसमें HCl 1 मोल रहेगा, टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा, प्रेशर 180 पे H2 गैस पास करोगे, ये रहेगा। अब यहाँ देखो, अब क्या है, जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो गिवन वैल्यू मिल गया था मुझे वोल्ट मीटर से, कितना था वो, -0.76, ये मिल गया मुझे, याद रखना, ये काम आएगा आगे। अब चलो करते हैं अपन काम। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, नाम दिया गया था। अब कैथोड में क्या लिया गया है, जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल यानी Zn2 प्लस है Zn, और इधर भी रिडक्शन पोटेंशियल यानी H प्लस से H2, ठीक है। अब देखो ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये क्या होता है, पूरा का पूरा क्या हो गया है, 0, अपना ऑलरेडी पढ़ लिए ऊपर की, ई जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है हाइड्रोजन का क्या होता है, 0 होता है, तो हमने इसके जगह पे बाबू क्या रख दिया, मैंने 0 ले लिया। अब यानी 0 ले लिया तो 0 रहना, तो अब ई नोट ऑफ सेल क्या बन गया, इसके बराबर हो गया क्या, जिंक के बराबर, यानी ई नोट ऑफ सेल हो गया जिंक के बराबर। और ई नोट ऑफ सेल हम लोग निकाल लिए, अभी कितना निकाल लेते हैं, गिवन देखो दिया हुआ था -0.76 वोल्ट, यानी कि बात किया जाए तो ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट आ गया अपना, समझ में आ गया। अच्छा माइनस में आ रहा, वो क्या बता रहा, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, जिंक इज लो स्टेबल देन हाइड्रोजन इन द रिड्यूसिंग फॉर्म, रिडक्शन होना नहीं चाहता है, किसे कंपेयर में, हाइड्रोजन कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि माइनस में आ रहा, माइनस साइन क्या बता रहा कि तुम हमें जिससे कंपेयर कर रहे हो हमें होना नहीं चाहते थे, इसलिए हम माइनस में आए, अगर प्लस में आता तो हम होना चाहते थे, ठीक है, ये चीज था इसका मतलब, ठीक है, यानी कि लो स्टेबल नहीं होना चाहता, लो स्टेबल, कभी जिंक नहीं चाहता कि बेटा हम तुमको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले, हम हाइड्रोजन से कभी इलेक्ट्रॉन लेने वाला दिन जिंक को नहीं चाहता, स्टेबल नहीं है, यानी जिंक हमेशा क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अगर यहाँ पे उल्टा कर दोगे आप, जिंक को उधर लोगे और H को इधर लोगे, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट में आपका जो वैल्यू है प्लस में आएगा, समझ में आ रहा, कितना में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अब यहां देखो अभी कितना वैल्यू आया, निगेटिव में आया था, वही लिखा हुआ मैंने कि ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, यानी कैथोड माइनस एनोड है, कितना आया था, निगेटिव में आया था। इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव में कब आएगा, सोचो जरा सा, जब कम में से क्या करोगे, ज्यादा घटाओगे तभी ना वैल्यू निगेटिव में आएगा,
यानी ये वाला वैल्यू क्या है आपका, ज्यादा है, और ये वाला वैल्यू क्या है, कम है। तो इसका H प्लस से रिडक्शन होने वाला ज्यादा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है मोर स्टेबल होता है रिडक्शन के लिए जिंक। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन चाहता है रिडक्शन होना, जिंक नहीं चाहता था। यानी Zn2 प्लस से Zn कभी नहीं होना चाहेगा, रिडक्शन होना कभी नहीं चाहेगा, हमेशा क्या चाहेगा जिंक, Zn से Zn2 प्लस बनना चाहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ठीक है, अब इसी तरह से जैसा हमने काम किया जिंक पे, उसी तरह काम किया गया अभी किस पे, यहाँ पे कॉपर पे काम किया गया है। ठीक है, अब कॉपर पे काम किया गया है, तो अभी क्या किया हमने, कॉपर को ले लिया सेम कैथोड, और इसको ले जैसा था सेटअप वही पूरा का पूरा लिया हमने। फॉर्मूला जो पढ़ा था, यहाँ वोल्ट मीटर रीडिंग पहले बता देता हूँ कितना आया था, प्लस में 0.34, मतलब इसका मतलब क्या हो गया बता दो, मोर स्टेबल है कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में। मैंने कॉपर चाहता है कि भैया हाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब रिएक्टिविटी से देख लो, पहले हाइड्रोजन आता है उसके बाद कॉपर आता है, तो कॉपर चाहता है कि भैया तुमको 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए साइन किसमें आ रहा है, प्लस में आ रहा। तो साइन वही लगा दे फॉर्मूला, E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड की जगह पे कॉपर है भाई साहब, कॉपर डाल दो, कॉपर 2 प्लस टफ लग रहा है क्या, माइनस एनोड, एनोड की जगह पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगा दो, H प्लस से हाफ H2 बना, रामास कम में आ रहा, गुड। अभी बेटा क्या हो गया, ये पल 0 हो गया, यानी कि E नॉट ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगा, कॉपर के बराबर हो जाएगा। अब कॉपर का रीडिंग मुझे पता था, प्लस 0.34, यानी मैंने लिख लिया। अब प्लस क्या बता रहा है कि हम Cu2 प्लस से कॉपर ही होना चाहते हैं, न कि हम कॉपर Cu2 प्लस, यानी ऑक्सीडेशन होना नहीं चाहते, हम रिडक्शन ही होना चाहते थे। हाँ मेजरमेंट आता है एग्जाम में, हाँ 5 मार्क्स आएगा तो बना लेना। क्या मतलब ये बोल क्या है, तो नहीं अगर आएगा तो देगा रीडिंग वो, रीडिंग देगा, हाँ अगर आएगा तो रीडिंग देगा वो खुद। हेलो बच्चे, हाय, बातें मत करो। 1 मार्क्स से बस आंसर लिखना बाबू है, आंसर MCQ में आएगा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हो। चलो पूछेगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ द नस्ट इक्वेशन, ऐसा कुछ पूछेगा। देखो हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, एकदम जान 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 है, यही रूल आता है बच्चों को, मतलब न्यूमेरिकल्स आता है तो जीता जात का यही एक है जो आपको परेशान करेगा बस, और इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है न्यूमेरिकल्स वाला। तो नस्ट इक्वेशन जो होता है बहुत अच्छे से समझो, बस फॉर्मूला समझ लो और सबका वैल्यू याद रहना चाहिए। शॉर्टकट फॉर्मूला ही आपको दे दिया मैंने, राइट वो फॉर्मूला याद रखो और काम खत्म करो। है वो भी है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन काफी ज्यादा रहता है न्यूमेरिकल्स में। मॉडल में है वो पार्ट, हाँ मॉडल में वो पार्ट है, कौन सा, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट नहीं सॉल्ट 9 वगैरह नहीं, कंसंट्रेशन पार्ट वगैरह। अब देखो बच्चे इधर नस्ट इक्वेशन में क्या होता है कि अभी तक हम लोग जो बात कर रहे, जो फॉर्मूला था E नोट ऑफ सेल इक्वल टू E नोट कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, फॉर्मूला था, बट वो E नोट लग गया था, यानी कब काम कर रहा था वो, जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन था। बट सर अब मेरे पास क्या है ना, तो स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड अलग अलग है, तब वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तब कैसे निकालोगे आप E नोट ऑफ सेल, तो उस समय आपको क्या काम आएगा निकालने के लिए, नस्ट इक्वेशन काम आएगा। अब नस्ट इक्वेशन क्या होता है भाई साहब, ये बताया गया कि E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF ln, ln नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सर जी यहाँ पे E ऑफ सेल क्या होता है समझ में आ रहा है ना, क्या हो गया E ऑफ सेल मतलब पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है, सेल पोटेंशियल। E नोट यानी स्टैंडर्ड में लग गया, R क्या होता है गैस कांस्टेंट होता है, T क्या होता है टेम्परेचर इन केल्विन होता है, N क्या होता है सर, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ले रहा है या कितना दे रहा है। जिंक रहेगा तो 2, कॉपर रहेगा तो 2, Ag रहेगा तो 1, क्योंकि Ag को 1 ही चाहिए, तो वो होता है N होता है नंबर ऑफ। F क्या होता है फैराडे कांस्टेंट होता है,
ln बताया नेचुरल लॉग यानी लॉग बेस ई रहेगा बेस, है ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्लियर है? नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है जरा सब लोग बताओ जरा। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ सेल माइनस NF ln कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहां पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक है, हमने यहाँ कैपिटल एम या एम एन प्लस क्यों लिखा है मैंने भैया? यहाँ एम एन प्लस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एम बन रहा था मेटल, यानी कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉपर बन रहा था, यानी प्रोडक्ट हो गया कॉपर और रिएक्टेंट हो गया कॉपर 2 प्लस। अब कॉपर को मैंने एम लिख दिया, एम भैया कोई भी मेटल होता है जो 2 लिखा हुआ है तो इसमें एल्युमिनियम में 3 आ जाएगा, सिल्वर में 1 आ जाएगा, उसको मैंने एन से रिप्रेजेंट किया, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन था पहले, है ना। तो यही कैपिटल एम अपॉन एम एन प्लस लिखा हूं, ठीक है, यही लिखा हुआ है। एम क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, जो कि क्या होता है हमेशा कितना होता है? 1 होता है। सॉलिड है ना, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1, तो यहाँ 1 डाल दिया मैंने फॉर्मूला में, समझ में आ रहा है? उसके 1 डाल दिया कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस, तो ये आपका बन गया क्या फॉर्मूला। अब क्या करना है? इसी फॉर्मूले को अपन अप्लाई किया, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया किसमें? डैनियल सेल में। डैनियल सेल किसको बोलते हैं सर जी? डैनियल सेल वो सेल है जिसमें जिंक और कॉपर को लिया गया था, समझ में आ रहा? जिंक और कॉपर को लेकर स्टार्टिंग में पढ़े थे ना इलेक्ट्रोकेमिकल, इधर जिंक था इधर कॉपर था, उसी का नाम था डैनियल सेल। डैनियल सेल ऐसा सेल जिसमें कि ओनली ओरिजिनली जिंक और कॉपर को लिया गया, जिंक को एनोड पे और कॉपर को कैथोड पे। देखो अगर आप डैनियल सेल अप्लाई किए यानी जिंक और कॉपर मेरे पास है तो कैसे लिखोगे? ई ऑफ सेल मतलब कि ई ऑफ कॉपर 2 प्लस ए कॉपर इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल यानी कि ई नोट ऑफ कॉपर 2 प्लस ए कॉपर माइनस आर टी अपन एन एफ। अब कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा तो एन की जगह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एफ का एफ रहेगा, नेचुरल लॉग 1 अपॉन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो 1 बन गया कॉपर का हो गया और रिएक्टेंट में क्या था? कॉपर 2 प्लस था, दोनों ने क्या रख दिया? कॉपर 2 प्लस रख दिया। अच्छा कॉपर किस पे था? कैथोड पे था, इसलिए कैथोड का हो गया। एनोड पे जाओगे तो क्या कर दोगे? जिंक का कर दोगे। तो जिंक वाले में क्या जाएगा? जेड प्लस जेड प्लस जेड माइनस आर टी अपॉन एन एफ। एन कितना है? जेड के लिए भी कितना होता है? 2 होता है, 2 एफ एल एन। समझ में आ गया क्या? ठीक है बच्चा। मतलब कि इक्विलिब्रियम जैसे दूसरे टेंपरेचर पे किसी दूसरे टेम्परेचर नॉर्मल ई ऑफ सेल निकालते हैं उसमें। नहीं वो अपने लॉन है ना, लॉन फॉरवर्ड बाय रिएक्टेंट, उसका नाम कहाँ पे दिखाओ? नहीं आप लॉन फॉरवर्ड बाय रिएक्टेंट, उसका नाम क्या था? मैं भूल गया कि इक्विलिब्रियम तो नेक्स्ट पे है ना, नॉर्मल तो नॉर्मल नहीं इक्विलिब्रियम में ही हमेशा आएगा, के इक्विलिब्रियम में ही आएगा ना, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। वो बस इक्विलिब्रियम टेंपरेचर पे होता है। नहीं कभी भी वो होएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम जहां पे बोल दिए तुम तो उसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही होता है, के इक्विलिब्रियम। हाँ आगे हमने बात किया इसमें ई ऑफ सेल क्या पढ़े तब से हम लोग? ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमने अभी जिंक लिया था, कॉपर लिया था। कॉपर क्या था कैथोड में, जिंक क्या था एनोड में। अब भैया कैथोड में रख दिया कॉपर और एनोड पे रख दिया मैंने जिंक। और जो कॉपर वाला कितना निकल के आया था? फॉर्मूला था क्या अभी कॉपर वाला का फॉर्मूला? कि ई Cu2 प्लस Cu माइनस आर टी अपन 2f ln 1 अपन Cu2 प्लस। और जिंक वाले में क्या था? जिंक वाला कहानी था ए माइनस आने लग गया, इसको सॉल्व किया हमने पूरा। कॉपर वाले से माइनस किया, जिंक वाले को पूरा इसको हमने सॉल्व किया बच्चा। और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है? फाइनली क्या मिलता है देख लो, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। एन एफ कितना है? 2f नेचुरल लॉग ऑफ Zn2 प्लस से Cu2 प्लस। ठीक है, Zn2 प्लस से क्या बन रहा? Cu2 प्लस बन रहा है। अपन इसको याद कर लो डायरेक्टली, समझ में आ रहा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया और पूरा डैनियल सेल में अप्लाई करने के बाद अपन को मिल गया। ठीक है, अच्छा इन जनरल बता दिया हूं मैं जैसा कैसे हुआ। जनरल अगर देखोगे तो देखो
ये हुआ कैसे होगा, जिंक था पहले मेरे पास सॉलिड, वो दोस्ती हुआ कॉपर 2+ से, Zn बन गया गरीब और कॉपर बन गया अमीर। अब तो यहाँ देखोगे आप, ये बच्चे शांत रहो, इधर देखो, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन यानी कि क्या का प्रोडक्ट है, Zn+ और Cu, रिएक्टेंट में क्या है, Cu2+ और Zn। भैया Zn तो प्योर सॉलिड 1, कॉपर प्योर सॉलिड 1, इन ऊपर क्या रह गया उन्हें Zn+ और नीचे क्या रह गया, कॉपर 2+, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हाँ, अगर इन जनरल बात करोगे बच्चे, अगर ऐसे कि मेरे पास कोई रिएक्शन है अगर, ठीक है, जिसमें मान लो A मोल ऑफ A रिएक्ट विथ B मोल ऑफ B, फॉर्मेशन ऑफ C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। सॉरी, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कितना मोल है वो चीज है, ठीक है। तो जब भी अपन नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, तो प्रोडक्ट में क्या जाएगा, C और D, जितना मोल होता है वो किसमें जाता है, पावर में, पढ़े हो नहीं इक्विलिब्रियम में, तो पावर चला गया, कैपिटल C आ गया, स्मॉल c कॉन्सेंट्रेशन हो रहेगा ऊपर, D स्मॉल d कहा जाएगा ऊपर, सेम उस तरह से उधर से काम किया हमने, ठीक है। तो अगर जिंक और कॉपर में भी अगर कुछ अमाउंट ऑफ मोल दिया रहेगा ना, उस मोल को डालना किसमें, पावर में आपको डालना पड़ेगा। अच्छा देखो, शॉर्टकट यहां दे दिया मैंने कि RT अपॉन एफ, एन को अलग कर दो क्योंकि एन चेंज हो सकता है, वेरिएबल है, तो RT अपॉन एफ ln का पूरा पूरा वैल्यू सॉल्व किया गया, और कितना आता है, देखो ln को अगर उसमें चेंज करते हो ना, log बेस 10 में चेंज करते हो, तो 2.003 से मल्टीप्लाई करते हैं, R का वैल्यू मुझे पता है, गैस कांस्टेंट 8.314, T का पता है 298 केल्विन, फैराडे कांस्टेंट पता है 96487, ठीक है। अब सबको जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे इससे, तो ओवरऑल जो आंसर आने वाला है 0.059 log बेस 10 आने वाला है, समझ में आ गया क्या। तो इतने पूरे जो टर्म था RT अपन एन, RT अपन एफ ln को डायरेक्ट क्या लिख दो, 0.059 log बेस 10, ln किसमें चेंज हो जाएगा, log बेस 10 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें log का 10 का ही वैल्यू पता होगा ना, log बेस 10 का, इसलिए चेंज किया हमने उसको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे, अगर बात किया जाए तो, अगर देखो डेनियल में अप्लाई करो इस फॉर्मूले को, क्या हो जाएगा, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस 0.0529 था ना, 0.059, उसको डाल दो यहाँ पे, 0.059 अपॉन 2, और फिर log बेस 10 Zn+ का कंसंट्रेशन अपॉन Cu2+ का कंसंट्रेशन, इस शॉर्टकट याद रहेगा क्या, याद कर लेना, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कहां पे होता है सर, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। 3 एप्लीकेशन है अपन का, एक गिब्स फ्री एनर्जी निकालने में, ईएमएफ निकालने में, और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में, यानी के इक्विलिब्रियम निकालने में। के इक्विलिब्रियम ही तो होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी कि आपको दोनों कंसंट्रेशन का रेशियो निकालना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। वहां पे आपको ई ऑफ सेल दिया रहेगा, ई नोट ऑफ सेल, बाकी सब कुछ पता रहेगा, तो ई वाला इधर वाला वैल्यू बराबर, सबको उधर भेज दो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चल, हाँ हाँ, क्यों, हाँ, ये यूट्यूब पे डाल दूंगा वन शॉट, जिसको देखना होगा भैया देख लेगा। केमिकल का नंडिस का भी डाला था, मतलब ज्यादा अच्छा तो नहीं होता है, काम चलाऊ होता है ये वाला वीडियो, लैपटॉप में बनाऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ बच्चे, इधर फाइंड सेल ईएमएफ, पहला काम, इसका 3 काम है, पहला क्या निकालेंगे, ईएमएफ। ईएमएफ मतलब क्या था, सेल पोटेंशियल, ई ऑफ सेल, ठीक है, वो निकालना अपन को। तो इसका कैसे निकालेंगे अपन, देखो ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताया हूं, जैसे कि रिप्रेजेंट द सेल इमेज द फॉलोइंग रिएक्शन द टेक्स प्लस, Mg से Ag+ से रिएक्ट कर रहा, कंसंट्रेशन दे दिया Ag+ कितना बन रहा है, क्या Mg2+ बन जा रहा है, कंसंट्रेशन दिया है 2Ag बन जा रहा, ठीक है, सॉलिड बन जा रहा। अब ये रिएक्शन लिख दिया, बोल रहा है कि भैया साहब अब इसका सॉल्व करो, ई नोट ऑफ सेल हमने दे दिया आपको 3.17। आप आंख बंद करके क्या करो, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो नॉस्ट इक्वेशन लगा देना, नॉस्ट इक्वेशन जब लगाओगे बाबू तो ई ऑफ सेल ई नोट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF लगा देना है, कहानी खत्म। या तो डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला लगा दे वाला, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल क्या 3.17 जो दिया है, 3.17 माइनस ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, 0.059 अपॉन 2 का 2 सर कहां से आया, बोलो, 2 देखो यहां से आया, Mg कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा
2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इसलिए 2 आ गया था। तो हमने यहाँ 2 ले लिया, log of exchange चेंज हो गया। Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया है, Mg2+ का दिया है 0.130 रख दिया, और Ag का कितना दिया है 0.0001 यहाँ 2 जो है किसमें जाएगा, और समझ में आया गया। एक कांस्टेंट जो होता है स्टेटमेंट कोफिशिएंट, वो कहा जाता है, पावर में जाता है। अब भैया इसको आपको सॉल्व करना है, सब कुछ सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा ये आपसे। ठीक है, जब इधर सबका वैल्यू सब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.21 आएगा, और 0.177 से बोला माइनस कर दो 0.21, आंसर आ जाएगा 2.96 वोल्ट। बताओ आसान है निकालना, कुछ नहीं करना है, बस आपको नॉट इक्वेशन लगाना है बस। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, आपको ये निकालना है। डैनियल सर में चलो मैं मान के निकालता हूं कैसे निकालना है। डैनियल सर क्या होता है, जिंक भाई साहब जो होता है कॉपर 2+ से रिएक्ट किया, जिंक 2+ कॉपर बन गया। आप यहाँ एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, वोल्ट मीटर रीडिंग कितना आता है इसमें, भैया इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, वोल्ट मीटर रीडिंग 0 आएगा। इक्विलिब्रियम हो गया, दोनों साइड से सेम रेट हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम पे पता चलता है कि मुझे ई ऑफ सेल हमेशा क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है 0। ठीक है, अब नष्ट उसका फायदा उठा के आप नष्ट इक्वेशन लगाएंगे, ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एच, लगा दिया फॉर्मूला। अब ई ऑफ सेल मुझे पता है कितना 0, तो 0 बराबर ई नॉट ऑफ सेल आर टी अपॉन एन एच, इनको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 0.059 लॉग बेस 10। समझ में आ रहा है क्या, एन का मैंने एन रन दिया अभी, और ये क्या होता है दोनों का बताओ, रेशियो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसी को क्या लिख दिया मैंने, केसी लिख दिया। आपको यही तो निकालना था, यही दोनों रेशियो निकालना। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केसी बोलते हैं। आप लिखो या मत लिखो, पूरा लिख सकते हो, बात बराबर है। तो केसी बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, नीचे वाला मल्टीप्लाई, वो वाला डिवाइड। अच्छा यहाँ क्या किया हमने, ई नॉट ऑफ सेल इधर क्या किया मैंने बताओ जरा सा, ई वाला पूरा टर्म को माइनस वाले को इधर मैंने भेज दिया प्लस में, तो ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 केसी। ठीक है, अब ई नॉट ऑफ सेल क्या देगा, एक गिवन आपका रहेगा। ई नॉट ऑफ सेल कितना है, एक्सपेरिमेंट में आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे आपको पता होना कि ई नॉट ऑफ सेल कितना है। ई नॉट ऑफ सेल गिवन कितना दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, फ्रॉम कहां से मिला मुझे, वोल्ट मीटर से मिल गया था मुझे। अब ये निकल गया, मुझे वैल्यू पता है, मुझे लॉग के ये निकालना है बस। ठीक है, अच्छा एन कितना था, इधर जिंक था ना, जिंक वाला कहानी कर रहा था ना, तो एन की जगह आप एन लिखो या डायरेक्ट टूर कर दो, कहीं से टूर करते आओ। ठीक है, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिंक कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा 2, तो कितना लेंगे एन की जगह पे 2 लेंगे। समझ में आ रहा, तो हमने उस इक्वेशन पे डाल दिया इसको कि 1.1 वोल्ट जो आएगा गिवन 0.059 इनके जगह 2 लॉग बेस 10 केसी। तब क्या जाएगा, लॉग बेस 10 केसी बराबर आ जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.2 बन जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2.2 अपॉन ए बन जाएगा। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा लॉग बेस 10 केसी इतना, तो केसी बराबर कितना आएगा निकल जाएगा। फिर समझ में आ रहा, So most of the questions का हमेशा इक्वेशन गिवन होते हैं क्या, most of the questions हमेशा केमिकल इक्वेशन गिवन होती है, नहीं दिया रहेगा तो आप बना लेना इक्वेशन। गलत हो सकता है थोड़ा, लॉग में है ना यहाँ वैल्यू, हाँ थोड़ा अप्रोक्स आंसर आएगा, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ यही आंसर हो। 0.059 बहुत माइन्यूट डिफरेंस है 0.6 में, है ना, 59 वो अल्टीमेटली 0.606 बनेगा ये। तो मतलब सॉल्व जल्दी होने के लिए सॉल्व कर सकते हो आप, एक्यूरेट आंसर चाहे तो 0.059 लो, एक्यूरेट भी तो और वो ले लो आप, पूरा ही पूरा अलग अलग ले लो कांस्टेंट, इन सबको सॉल्व करने के बाद वही मिलता है, और फिर उसी को डाल दो। ठीक है, अब हम लोग निकालना चाहिए बच्चे गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं क्या, डेल्टा जी। अब डेल्टा जी मैंने आपको बता रखा है 3 चीजें, अगर डेल्टा जी 2 चीज का बात हुआ था, अभी स्पॉन्टेनियस में क्या था, स्पॉन्टेनियस में क्या था, डेल्टा जी नेगेटिव होता था, याद रखना हमेशा। डेल्टा जी नेगेटिव यानी क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव यानी कि रिएक्शन नॉन, और डेल्टा जी 0 बराबर इक्विलिब्रियम होता है। समझ में आ रहा, और डेल्टा जी का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है आपको क्या, -NF ई ऑफ सेल, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड की बात करोगे तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NF या ई नोट बन जाएगा, ई नोट ऑफ सेल आ जाएगा, बस स्टैंडर्ड कंडीशन उसमें डाल दी, इसमें डाल दिया। समझ में आ रहा, देखो यहाँ पे अगर वो पॉजिटिव है तो इधर वाला टर्म निगेटिव में आ रहा,
यानी डेल्टा जी पॉजिटिव तो ई ऑफ सेल किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा भैया। ए ना ए तो कांस्टेंट है ना, ए की वजह से ही हो रहा, यानी अगर डेल्टा जी पॉजिटिव तो ए निगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव यानी कि ई ऑफ सेल पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला याद रखना आप लोग कि डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं आती है। ठीक है, अब सुनो बच्चे, डेल्टा जी नोट बराबर क्या हो गया फॉर्मूला आपका है, क्या बातें कर रहा है बिल्लू, क्या बातें कर रहे हो, क्या दिक्कत है बताओ, तो बातें क्यों हो रही है। हाँ देखो इधर, डेल्टा जी नोट यानी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो ई नोट ई ऑफ सेल कितना आ जाता है, 0। समझ में आ रहा, तो ई नोट ऑफ सेल बराबर क्या लिखते हैं, फॉर्मूला होता है आरटी अपॉन एन एच एल एन के सी, वो पढ़े थे अभी। ठीक है, क्योंकि देखो ना ऊपर वाले फॉर्मूला है बस, क्योंकि ई ऑफ सेल 0 हो गया था तो इधर से ई नोट ऑफ सेल उठ के उधर जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने, पहले फॉर्मूला क्या था, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस ए वाला, तो ई ऑफ सेल 0 हो गया था तो इधर वाला ई नोट ऑफ सेल को उधर भेज दिया मैंने, ई नोट ऑफ सेल आता है इतना फॉर्मूला। समझ में आ गया क्या। अब ई नोट ऑफ सेल जो है यहां से आप निकाल सकते हो, ई नोट ऑफ सेल कंपेयर कर लो थोड़ा दोनों को, तो आपको क्या आने वाला है, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस आर टी एल एन के सी। ठीक है, माइनस आर टी एल एन के सी कैसे किया हमने, ठीक है, माइनस आर टी एल एन के सी, और एन एफ से यहां हट गया ना एन एफ, समझ में आ रहा है, कंपेयर कर दिया इन दोनों को, फिर फॉर्मूला बन गया। हाँ हाँ, थर्मो में दोनों पढ़ना फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फ्लोइंग सेल एट 298 केल्विन। दे दिया है भैया यहाँ पे ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टीन इज इक्वल टू 0 माइनस 0.14। ठीक है, आपको लिखना है भैया, क्या लिखना है, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन सब गिवन दिया हुआ था वहीं पे एग्जाम क्वेश्चन में, एसएन सेशन 2 प्लस बन रहा था, एच प्लस एच 2 बन रहा था। देखो दो में सिंगल वर्टिकल लाइन, दोनों में सिंगल वर्टिकल लाइन, दोनों को जोड़ दिया गया, डबल वर्टिकल लाइन से कंसंट्रेशन दे दिया था। ठीक है, अब सुनो, आपको लिखना है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बच्चे, आपको लिखना है नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। और एन देख लो कितना, एसएन कितना दे रहा है, 2 प्लस दे रहा, तो 2 आ गया है, 2 एफ एल एन। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, एसएन से एसएन 2 प्लस बन रहा है तो एसएन 2 प्लस जाएगा, और रिएक्टेंट में क्या जाएगा, एच प्लस जाएगा। हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिखे, काम खत्म कर दिया। क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड अप्लाई किया मैंने। अब कैथोड की जगह पे क्या था, इधर देखो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन और टीन ही तो है यहाँ पे, हमने अप्लाई किया हाइड्रोजन और टीन। हाइड्रोजन कितना होता है, 0 होता है पता है, और ये वाला वैल्यू ऊपर गिवन दिया था माइनस 0.14, हमने सॉल्व कर दिया, नोट ऑफ सेल निकाल दिया, प्लस में आ गया आंसर 0.14 आंसर। और समझ में आया गया। अब उसको हमने पुट कर दिया वैल्यू में, कंसंट्रेशन की जगह डाल दिया, उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया, कहानी खत्म। क्लियर है, आगे बढ़े हैं, गुड। अब डायरेक्ट टॉपिक पे आगे बढ़ाता हूं। टॉपिक है बच्चे नया, जिसका नाम है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा बोर्ड है, हाँ जितना अभी दिख रहा है ना सब बोर्ड का है, एनसीईआरटी। हाँ, बोर्ड के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करो ना। वो एडवांस का ऐड कर दिए होंगे, वो मेंस और बोर्ड का इतना है। ये हमने मेंस भी ऐड किया इसमें, बोर्ड ही नहीं है। तो मेरा लेक्चर मेंस और बोर्ड का होता है, और एडवांस में कुछ चीजें और ऐड होती है। हाँ बच्चे, हम बात करने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस मतलब कंडक्टर, कंडक्ट करने वाला। ये बिल्कुल उल्टा किसके जैसा होगा, रोकने वाला के जैसा। रोकने वाला क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस बोलते थे, यानी कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है क्या, हाँ जी, देखो सिलेबस में नहीं है बट समझाया गया है इसमें रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को फ्लो को थोड़ा सा रोकता है, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर, रजिस्टर बोलते हैं उस मशीन को, इस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोल देंगे। तो ये सब पढ़ाई किए हो 10th में, मैंने ही पढ़ाया था, है ना। रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट आर से करते हैं, मेजर करते हैं ओम से, OHM सिंबल ऐसा होता है।
और ये दो चीज पे, वैसे 3-4 चीज था इसमें। रेजिस्टेंस जो करता है मेन 2 चीज याद रखो आप, लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 अपॉन एरिया, है ना। अगर एरिया बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, लेंथ बढ़ाते हो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसके अलावा और था, टेम्परेचर था, है ना, किस टाइप का मेटल इलेक्ट्रोड लिया वो भी था उसमें, ठीक है, सारी चीजें है। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया तो क्या बन गया, एल अपॉन ए बन गया। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम रहेगा रो, जिसका नाम क्या रहेगा, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर रो बराबर निकालो क्या आ जाएगा, आर ए बाई एल बन जाएगा फॉर्मूला, रो बराबर आर ए बाई एल। तो अगर रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस करोगे तो रजिस्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, कंडक्टिविटी बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ यूनिट है आर। चलो ठीक, आगे बात करते हैं। तब अपन पढ़ेंगे भैया, ये सब कुछ रिवीजन हो गया होगा आपको, क्या चीज का, रेजिस्टेंस का, है ना। अब उसको उल्टा किया हमने कंडक्टेंस में। कंडक्टेंस को दिखाया जाता है किससे, कैपिटल जी से दिखाया जाता है। अच्छा, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्ट करने वाला, एबिलिटी टू कंडक्ट, है ना, समझ में आ रहा। कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्किट, बिल्कुल उल्टा हो किसके जैसा, रेजिस्टेंस के उल्टा। नकुल बाबू बात करना भाई, बाबू घर चले जाओ, आप पढ़ाई यहाँ मत करो, ठीक है। क्लास में बैठे हो तो शांति से पढ़ाई करो, मन नहीं लग रहा घर जाओ। 2-3 बार बोल दिया हूं शांत रहने को। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो डाउट, कोई डाउट है तो। कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। एक बात और बोला मैंने कि बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हुआ किसका, रेजिस्टेंस का, यानी जी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपन इनवर्स होता है बोलता, वो जी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर होने वाला है। अच्छा, उसका यूनिट क्या था, ओ एच एम, ओम था। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओ एच एम, इसको पलट दिया, एम एच ओ कर दिया, यूनिट भी पलट गया, नाम ही पलट गया बस, है ना। उसका था ओम ऐसे, तो इसका 1 अपॉन ओम कर दिया। और इसका एक और यूनिट जो फेमस, इसी को मैंने लिख दिया, फेमस वाला यूनिट क्या है, साइमंस। ठीक है, ये याद रखना, साइमन एक साइंटिस्ट थे जो किए थे काम, उनके अनुसार नाम दे दिया गया, क्या यूनिट इसका, साइमंस। तो जी बराबर मैंने बताया इनवर्स ऑफ आर, यानी 1 अपॉन आर। और आर का फॉर्मूला मैंने भी बताया था, रो एल बाई ए। तो जी बराबर क्या बन गया, 1 अपॉन रो एल बाई ए। इसको सॉल्व करो आप अच्छे से, आप और अच्छे से, ठीक है। ये उल्टा जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, जी बराबर आ जाएगा 1 अपॉन रो, क्या बन जाएगा, अब नया यूनिट बन जाएगा, क्या नाम रहेगा उसका, कंडक्टिविटी के। 1 अपॉन रो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, जिसे 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या था, कंडक्टेंस था, तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। उसका यूनिट क्या था, कप्पा, है ना, कप्पा के। ठीक है, तो 1 अपॉन एक रो बन गया का के और ए बाई एल। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, के बाई एल। अपन को इससे काम करना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अगर देखोगे इसके बेसिस पे, कंडक्टर के बेसिस पे, तो सबको पता है, बच्चों को पता होता है, जिसमें करंट फ्लो होता है कंडक्टर, जिसमें नहीं होता है इंसुलेटर, और जिसमें आधा अधूरा होता है वो क्या कहलाता है, सेमी कंडक्टर कहलाता है। टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस की बात करेंगे बच्चे, तो देखो मेटालिक कंडक्टेंस एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस यानी कि मेटल वायर, इसमें कंडक्टेंस देखा जाता है, और जो कि अपन सिलेबस में नहीं है मेटालिक कंडक्टेंस। पढ़ना क्या है अपन को भैया, ये सॉल्यूशन है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, इलेक्ट्रोलाइट है, वहां देखना आयन वाला बात करेंगे यहाँ पे। बट मेटल में क्या होता है वो जान लो। तो मेटालिक कंडक्टेंस में क्या रहेगा कि क्यों होता है, किसी वायर में करंट क्यों फ्लो होता है, किस वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से क्या होता है बच्चे, उसमें कंडक्टर होते रहता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है सबको, बताने की जरूरत नहीं है, वैलेंसी बताने की जरूरत नहीं है, गुड। तो यहाँ फैक्टर देखोगे तो यहाँ बात किया जाता है कि इसका क्या फैक्टर है कि कंडक्टर ज्यादा होगा, मेटालिक कंडक्टर, है ना, जिससे कि कॉपर होता है बहुत अच्छा, है ना, सिल्वर और अच्छा होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। ठीक है, तो वही बात किया जाता है, नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल उस पर डिपेंड करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम डिपेंड करेगा, टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा। इससे कंडक्टर के लिए क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाता था और सेमी कंडक्टर में बढ़ जाता था। ऐसा क्यों था, रीजन बताया था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे फ्री, वो भी क्या हो गए, फ्री हो गए। तो मेटालिक कंडक्टेंस जो होता है 1 अपॉन, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। वही चीज बताया मैंने कंडक्टर के लिए इनवर्सली और सेमी कंडक्टर के लिए
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया मेटालिक कंडक्टेंस। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, जो इसी का यूज है इस चैप्टर में। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में यानी इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी एक बीकर रहेगा, मेरे पास पानी रहेगा, उसमें नमक उमक मिला रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं उसको, उसमें अपन को करंट दौड़ाना है। तो उसमें करंट कहां से दौड़ा, उसमें इलेक्ट्रॉन देखोगे क्या? नहीं, उसमें क्या देखोगे आप? आयंस देखोगे, जिसमें जितना ज्यादा आयन, कल बताया था आपको कौन से चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था ना कल ये चीजें, कि जितना ज्यादा आयन उतना ज्यादा कंडक्टेंस। समझ में आ रहा? अगर सर आयन सेम है तो चार्ज, जिसमें चार्ज ज्यादा, जिसे 2 Cl माइनस 2 SO4 माइनस, कौन सा ज्यादा करेगा फ्लो? 2 से 4 माइनस, क्योंकि दोनों दो है, सेम है, लेकिन Cl माइनस है, वो SO4 माइनस है, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर 2 माइनस, तो ज्यादा फ्लो करवाएगा, ज्यादा करंट तो फ्लो होगा, इसमें थोड़ा सा कम चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वही सब होता है। कंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू होता है? आयन के द्वारा होता है। आयन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू होता है, जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? आयोनिक कंडक्टेंस से बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। क्योंकि आयन्स के थ्रू कंडक्टेंस हो रहा, इसलिए नाम है इसका आयोनिक कंडक्टेंस नाम होता है। जिससे कि क्या करो, पानी में नमक डाल दो, समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, नमक टूट जाएगा, Na+ और Cl माइनस। तो हर इलेक्ट्रोलाइट, सुनना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐसे नहीं होता है कंडक्टेंस, 2 स्टेट में रहता है ओनली, मोल्टेन और एक्वस। यही 2 स्टेट में रहेगा, तभी क्या करेगा, वो करंट को फ्लो करवाएगा। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो करंट फ्लो नहीं होगा। नमक अगर सॉलिड उसमें डाल दी, कितना में डाल दो, आयन ही नहीं टूटा है, क्योंकि होता किसकी वजह से है? आयन की वजह से। और आयोनाइज कब होगा? जब उसको मोल्टेन करो या फिर उसको पानी में लगे एक्वस बना दो, है ना। जैसे कोई एसिड ले लो, ACl, पानी में एक्वस है यानी टूट गया, इस वजह से Cl माइनस आयन मिल गया, NaOH, Na+ OH माइनस, तो ये आयन की वजह से हो रहा है। ठीक है, हाँ हाँ जरूर। अब इसका फैक्टर की बात किया जाए बच्चे अगर, तो फैक्टर जो होता है यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, कितना फैक्टर? 4-5 फैक्टर है। पहला फैक्टर देखो क्या आता है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप लिए हो, करेगा ना भाई। आप KCl लिए हो तो सिंगल सिंगल चार्ज है, H2SO4 ले लोगे तो भैया ज्यादा हो जाएगा उसमें चार्ज। ठीक है, तो डिपेंड करेगा किस टाइप का आप इलेक्ट्रोलाइट उससे मिलाए हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलाए हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाए हो। दूसरा है अपना नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पे भी नेचर पे, उस पे भी डिपेंड करता है। साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड पे भी डिपेंड करेगा, कौन सी कितना साइज है। मान लो साइज छोटा रहेगा तो ज्यादा जल्दी मूव करेगा, साइज बड़ा रहेगा तो कम मूव करेगा, और आयन मूव करेगा तभी तो करंट भी मूव करेगा। यानी करंट ज्यादा कब होगा? जब आयन छोटा होगा, वो चीज पढ़ेंगे अपन। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी, कंसंट्रेशन यानी कि 1 मोल, यानी एक कितना मोलर सॉल्यूशन है उसमें, समझ में आ रहा? यानी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा आयन होगा, और ज्यादा आयन होगा तो नंबर ऑफ करंट ज्यादा फ्लो होगा, कंसंट्रेशन कम रहेगा तो करंट कम फ्लो होगा। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा आयोनाइज होगा, ज्यादा टूटेगा, और ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। लेकिन एक चीज देखेंगे टेम्परेचर वाले में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, अचानक एक बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे बढ़ते 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 अचानक बढ़ जाता है लास्ट में रैपिड। देखेंगे अपन ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा मैं इसको। तो यहाँ से एक बात कहता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा आयन मिलेगा, ज्यादा आयन मिलेगा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। अब हम बात करने वाले बच्चे दोनों के बीच में डिफरेंस, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी चीज है। मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिफरेंस, उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, इसमें आयन जाता है। समझ में आ रहा? वो किसमें था, हैपेंस इन मेटल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और एक इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स अंडर इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें मेटल आता है, उसमें मेटल काम करता है ना मेटालिक में, इसमें कौन सा काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। कंडक्टिविटी उसमें डिक्रीज होता था टेम्परेचर बढ़ाने पे, और इसमें इंक्रीज होता है। वो हाई कंडक्टिविटी जो होता है लो कंडक्टिविटी, मतलब कि अगर हमें करंट पानी के थ्रू ज्यादा मिलता तो मोदी जी इतना वायर क्यों फैलाए रहते, सप्लाई वाटर देते हैं भैया, उसी में पानी करंट भी दे देते, लो भैया इससे काम करो।
तो इसको मेटल वाले में ज्यादा करंट तेजी से फ्लो होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट। हम एक चीज बात करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ मेटालिक कंडक्टिविटी। देखो ये आसान है मेटालिक कंडक्टिविटी निकालना, मेजरमेंट करना। फिजिक्स में पढ़े हो, हीट स्टोन ब्रिज पढ़े हो, बाकी नॉर्मली भी निकालना है। अगर एक सर्किट नहीं है, नॉर्मल सर्किट है, ए बाबू डस्टबिन है, देखो हाँ बोल रही है। देखो तो अगर किसी भी सर्किट का आप लोग निकालने आता है, आपको टोटल रेजिस्टेंस वगैरह, सीरीज में है तो कर लोगे, पैरेलल में है तो कर लोगे। अगर इस टाइप से रहता है तो क्या करते हैं, रेशियो देखा जाता है, ए और बी का रेशियो, और ये रेशियो सेम रहता है तो ये वाला क्या होता है, बीच वाला कैंसिल हो जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज इसमें लगाते हैं, और फिर ये दोनों क्या बन गया सीरीज, ये दोनों क्या बन गया सीरीज, या दोनों को क्या आपस में क्या बन गया पैरेलल। सॉल्व करो अपना क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा। सॉल्व कर लेना, ऑप्शन लगा देना, v बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या आ जाएगा v अपॉन आर। यहाँ से मुझे क्या निकल जाएगा, आई बराबर निकल जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, लेकिन अपन को करना ही नहीं है, केमिस्ट्री में तो रहेगा ही नहीं। केमिस्ट्री में क्या रहेगा, ए रहेगा नीचे वाला। यानी कि आपको मेजर करना है कोई सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी, उसका मेजर करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस चाहिए। ठीक है, यूजिंग स्पेशल डिजाइन वेसल चाहिए, इसका नाम दिया गया कंडक्टिविटी सेल। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या बच्चे, कंडक्टिविटी सेल के बारे में। कंडक्टिविटी सेल किस टाइप का दिखता है सर जी, तो ऐसा दिखता है बच्चे। कंडक्टिविटी सेल जो होता है ऐसा इस टाइप का दिखेगा आपको। इसमें क्या किया हमने, देखो अगर ध्यान से, तो एक सेल लिया है, बैटरी मतलब बैटरी सेल नहीं है, मतलब एक ग्लास का ट्यूब लिया हमने उसमें, और उसमें क्या ले लिया हमने, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम रॉड ले लिया, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम रॉड ले लिया। और क्या किया हमने, टू प्लेटिनाइज इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, उसको कोट कर दिया हमने किससे, प्लेटिनम। ये येलो कलर का दिख रहा है लेकिन किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। बैकग्राउंड ब्लैक है इसलिए हमने ब्लैक नहीं रखा है यहाँ पे, तो ब्लैक कलर से कोटेड होता है। ठीक है, और यहाँ क्या किया हमने, सेल कांस्टेंट अगर देखोगे तो ये सेल, आप जो सेल लियो हो एक ग्लास का, इसका लेंथ और ब्रेथ थोड़ी चेंज होगा, तो ये कांस्टेंट को क्या हो जाएगा, इसका लेंथ कितना है, इसका चौड़ाई कितना है, दोनों का एल अपॉन ए जो निकाले उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट बोला जाता है। तो यही है, इसको वायर से जोड़ दिए, कनेक्टिंग वायर बोल दिया गया उसको। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टिविटी सेल बोला जाता है। अब हम निकालना सीखेंगे मोलर कंडक्टिविटी, जिसको बोला जाता है लैम्डा एम, एक कैपिटल लैम्डा लिखा हुआ है। ठीक है, लैम्डा एम। अब लैम्डा एम जो होता है मोलर कंडक्टिविटी क्यों पढ़ते हैं अपन निकालना, तो द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट एंड अ गिवन टेम्परेचर डिफर ड्यू टू, सुनो क्या बोल रहा कि कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन जो होता है बच्चे, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का सेम आता है सॉल्वेंट, एंड गिवन टेम्परेचर डिफर ड्यू टू, मतलब क्यों चेंज ऐसा हो रहा है उसका रीजन दिया गया है। देख लो यहाँ नीचे लिखा हुआ 3 लाइन। हाँ, चार्ज एंड साइज ऑफ द आयन एंड विद द डिसोसिएट, भैया करंट सेम दिए थे लेकिन के सी एल, के प्लस सी एल माइनस ही दिया, टू एच प्लस HO4 2 माइनस दिया, तो ज्यादा आयन दे दिया वाला, कम आयन दिया, तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, फ्लो करवाएगा, कम फ्लो करवाएगा। तो अपन करंट उरंट सब कुछ सेम डाला था लेकिन फिर भी डिफरेंस हो गया ना, तो वही रीजन क्या है, चार्ज और साइज ऑफ द आयन की वजह से। किसी में साइज बड़ा मिल गया, किसी में साइज कम मिल गया। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयन, तीसरा किस पे होता है, इजी विथ द आयन मूव्स अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मूव करना थोड़ा आसान होता है। एक फॉर्मूला पढ़े थे अपन, आर बराबर ओ एल बाई ए, तो यहाँ पे रो क्या हुआ था, चेंज हुआ था हमने, है ना। रो को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन के कप्पा कंडक्टेंस कंडक्टिविटी लिख सकते हो एल बाई ए। यहाँ से के बराबर क्या निकल जाएगा, आर ए बाई एल अपॉन आर ए निकल जाएगा। यहाँ से के बराबर निकल गया अपना एल अपॉन पे। अब के का क्यों निकाला है हमने, तो के क्या होता है बच्चे, के बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे एल अपॉन ए, क्या नाम था उसका, एल अपॉन ए का सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट नीचे क्या है आर, तो वही आर आ गया। तो के बराबर क्या होता है, सेल कांस्टेंट अपॉन आर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़े ना, यस। मोलर कंडक्टिविटी जो होता है, मोल आज ये सब हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोलिटिक छोड़ दूंगा, वो कल करवा दूंगा, ठीक है।
मोलर कंडक्टिविटी जो होता है कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन, इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम पर यूनिट के अपॉन सी बन गया। इसका क्या फॉर्मूला, लैम्डा एम बराबर के अपॉन सी, यानी कि के अपॉन सी क्या बोलता है, कंडक्टिविटी फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। सी क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, अगर इसका यूनिट निकालोगे आप तो यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा सा। हाँ जी, के का यूनिट बताओ, के का फॉर्मूला क्या था, 1/r एल बाई ए, और 1/r यूनिट कैसे डालोगे, यूनिट बताओ जरा। लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर, और उसका क्या आ जाएगा, के का सीमेंस साइमेंस है ना, तो क्या बन जाएगा, एस पर मीटर। नीचे एक एम कट गया, एक एम बच गया नीचे, तो हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, है ना, साइमेंस पर मीटर आ जाएगा यूनिट। कुछ क्वेश्चन करवाया था मैंने, आगे बढ़ता है, वैसे छोड़ता हूं। हाँ ये देखो नया टॉपिक है चैप्टर का, जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी अक्रॉस कंसंट्रेशन। क्या बात कर रहा है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी अक्रॉस कंसंट्रेशन। वेरिएशन किसमें देखने वाले हैं, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी जो होता है डिक्रीज होता है, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट। आप चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट लो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो, अगर आप बात करो कंडक्टिविटी का तो कम होगा अगर आप कंसंट्रेशन भी कम करोगे। लेकिन सर जी मोलर कंडक्टिविटी जो होता है बढ़ता है जब हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं। कैसे पता सर, तो लैम्डा एम क्या था बच्चे, 1/c था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी सी नीचे है, कंसंट्रेशन नीचे है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक ग्राफ किसका है, कंडक्टिविटी का ग्राफ है, मोलर कंडक्टिविटी का नहीं, किसका ग्राफ है, कंडक्टिविटी का। देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के और सी का ग्राफ है। स्ट्रॉन्ग भी बढ़ रहा है, वीक भी बढ़ रहा है, वीक थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्टली बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करोगे आप मोलर कंडक्टिविटी का, यानी लैम्डा एम बराबर के अपॉन सी की बात करोगे, ठीक है, तो उसका क्या था, देखो के अपॉन सी होता है, ठीक है, और सी क्या होता है बताना, सी का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन का मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, यानी कि सी बराबर क्या होता है, 1/v होता है। अब सी की जगह 1/v डाल दो, तो 1/v डालोगे तो v कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो बन जाएगा क्या फॉर्मूला, लैम्डा एम बराबर के वी बन जाएगा। यानी लैम्डा एम डिपेंड कर रहा है के पे भी और v पे भी डिपेंड कर रहा। तो अब किसका बात मानोगे सर जी, देखो जब डाइल्यूशन करते हो यानी जब उसे पानी मिलाते हो तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, यानी सॉल्वेंट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। कंसंट्रेशन कम हो रहा, वॉल्यूम, अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा तो कंडक्टिविटी भी, यानी के क्या हो रहा है, कम हो रहा। अब देखो दो चीज हो रहा है वहां पे, डाइल्यूशन करने पे दो चीज हो रहा, के जो है कम हो रहा है, अब वी जो है, अब किसका बात माने, लैम्डा है, के का बात माने कि वी का बात माने। एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो वहां से पता चला कि वी जो होता है मोर इफेक्टिव होता है, यानी वी जैसा होगा वैसा ही डिपेंड करेगा कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। अगर वी बढ़ रहा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, वी कम हो रहा तो मोलर कंडक्टिविटी भी कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की जाता है, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का ग्राफ। तो देखो यहाँ दिया हुआ है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए। कंडक्टिविटी में क्या था, दोनों बढ़ता था, मोलर में दोनों कम हो रहा। जब कंसंट्रेशन उधर है, जब डाइल्यूशन कर रहे हो, पानी मिला रहे हो तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे आप इधर आओगे, जैसे जैसे आप इधर कम करोगे कंसंट्रेशन, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कंसंट्रेशन क्या हो गया, लगभग जीरो। जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो कर दोगे, यानी ऐसा सोचो कि आपने थोड़ा सा एक मोल ऑफ CH3COOH डाल दिया पानी में, 1 लीटर पानी में 1 मोल डाला था बस CH3COOH, तो वो वीक एसिड है ना, कम टूटता है। अब क्या क्या 1 लीटर को डाल दो, उसमें पानी मिलाते जाओ, 1000 लीटर कर दो, तो जो CH3COOH जो नहीं टूट रहा था, इतना ज्यादा पानी मिल गया कि वो पूरा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब एक्सेस डाइल्यूशन कर दो, यानी कि जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो कर दो,
तो इतना ज्यादा टूट जाएगा, इतना ज्यादा टूट जाएगा, अचानक से कंडक्टिविटी बढ़ेगा उसका, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यही ऐसे कम हुआ, धीरे धीरे कम हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, टेंस टू जीरो, अचानक बढ़ गया, क्योंकि इस टाइम में आने से क्या हुआ, उसका एक्सेस डाइल्यूशन हो गया, पूरा डाइल्यूशन हो गया ना, आयन एकदम दूर दूर डिसोसिएट नहीं हो रहा था, वो पूरा क्या हो गया, दूर दूर हो गया, तो क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात किया जा रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कंप्लीटली अनाइज हो जाता है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, कब, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली अनाइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लैम्डा एम बढ़ जाता है। अब सुनना इधर, उधर एक चीज लिखा हूं मैं, क्या, लैम्डा एम बराबर एक इक्वेशन दिया जाता है कि ई एम नॉट माइनस ए सी के पावर हाफ। ठीक है, ये होता है उसका फॉर्मूला, लैम्डा एम का फॉर्मूला, पढ़ना नहीं है, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं जानना है। अब इसको ग्राफ अगर बनाना हो आपको, तो इसको मान लो वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा क्या, एक्स। तो किसके जैसा ग्राफ दिख रहा है, एम एक्स प्लस सी। एम कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, तो यहां जो सी है बच्चे, सी बराबर क्या आ जाएगा, ई एम नोट, सी बराबर क्या आ जाएगा, ई एम नोट। तो स्लोप क्या था यहाँ पे, स्लोप बताना जरा, स्लोप यानी एम कितना है यहाँ पे, माइनस है, तो स्लोप जो यहाँ बात किया जा रहा है, स्लोप जो क्या है, कांस्टेंट है। अब इस स्लोप की बात किया जा रहा है कि स्लोप जो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। स्लोप कितना होगा टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब किस टाइप का, देखो इस टाइप का, जैसे NaCl है, पानी में गया तो Na प्लस Cl माइनस, एक केटायन एक एनायन, इसको क्या बोलेंगे, 1 1 टाइप। KCl, K प्लस Cl माइनस 1 1 टाइप। CaCl2, Ca2 प्लस Mg, अरे Ca2 प्लस और Cl2, समझ में आ रहा है, यानी 2 Cl माइनस, तो ये 2 प्लस और ये वाला 1 माइनस है, तो 2 1 टाइप हो गया। MgSO4, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, दोनों 2 2 दे रहा है चार्ज, ये भी 2 2 टाइप का हो गया। तो अगर 2 2 टाइप का जितना भी रहेगा सॉल्ट, सबका ए का वैल्यू सेम रहेगा, 1 1 टाइप का सबका ए का वैल्यू क्या रहेगा, सेम वैल्यू ऑफ ए। ये 2 1 जितना भी रहेगा सॉल्ट, सबका वैल्यू क्या रहेगा, अगर 2 1 जो भी कोई भी सॉल्ट ले लो, उसमें कांस्टेंट ए का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। और यहाँ पे ई एम नोट जो लिखा गया है, लैम्डा एम बराबर ई एम नोट, ई एम नोट क्या है सर जी, ई एम नोट क्या है, उसका नाम दिया गया है क्या चीज आगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए यानी कि वो कांस्टेंट जो डिपेंड करेगा इस सॉल्ट के टाइप पे, है ना, इनटू कंसंट्रेशन के पावर हाफ। ठीक है, फॉर्मूला है। और अगर आप सी को टेंस टू जीरो कर दो, कंसंट्रेशन जब जीरो हो गया था ना डाइल्यूशन करने पे, एकदम एक्सेस डाइल्यूशन करने पे, सी क्या हो गया था, जीरो हो गया था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो पूरा जीरो बन जाएगा क्या, ये पूरा जीरो बन गया, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बराबर लिमिटिंग मोलर, ये तो जीरो हो गया पूरा का पूरा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, वही बताया मैंने। उसके बाद एक लॉ है जिसका नाम है क्या बच्चे, कोरलॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, कोरलॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ये मेनली किसके लिए बात करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कहानी है, बात करता है। ये क्या होता है भैया, जरा पढ़ो इसको, ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसका वैल्यू निकालते हैं, लिमिटिंग मोलर, यानी कि लैम्डा या फिर बोल सकते हो ई एम नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का रिप्रेजेंटेड द, सुनना ध्यान से, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड द कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर आपको निकालना है ई नोट ऑफ NaCl, तो NaCl टूटेगा किसमें, Na प्लस, और तो लैम्डा एम Na प्लस का लैम्डा एम Cl माइनस को दोनों को सम कर दो, क्या निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा आपका ई नोट ऑफ NaCl। दिस इज द कोरलॉच लॉ, हमारा इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयंस। बस इसमें क्या करना, आपको आयंस को सम करना है। अब देखो क्या कर रहा है, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है बच्चे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो तो C टेंड्स टू जीरो हो जाता है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, बड़े पढ़ा दिया अभी पीछे ऊपर ग्राफ के थ्रू, है ना। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर क्या करते हो आप, सॉल्वेंट अगर बहुत ज्यादा ऐड करते हो तो क्या होता है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। उसी चीज का वर्ड से वर्ड लिखा हुआ है ना, वर्ड बाय वर्ड। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा कोरलॉच लॉ के थ्रू, जिससे देख लो मेरे पास है CH3COH, तोड़ोगे इसको क्या मिलेगा, CH3CO माइनस H प्लस,
स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन सी था, वो जीरो था, बाद में कुछ ना कुछ कम हुआ, कितना कम हुआ, तो सी अल्फा कम हुआ, तो कितना बना, सी अल्फा बना, सी अल्फा बना। कैसे कि एक मोल टूट रहा तो एक मोल बन रहा, तो एक मोल बन रहा था, तो अगर सी अल्फा टूट रहा है तो सी अल्फा बनेगा, सी अल्फा बनेगा। अब सी अल्फा कैसे होता है अपन निकाला सिखाया था इक्विलिब्रियम में, बट आप लोग का कोई काम नहीं है यहाँ, उतना चीज डीपली में नहीं जा रहा हूं मैं, है ना। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या क्या है सर जी, तो देखो सी अल्फा है, ये सी अल्फा है, दोनों को रख दो कहां पे, ऊपर। रिएक्टेंट में क्या है, या सी कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ 1 माइनस अल्फा बन गया, तो उसको रख दिया मैंने नीचे, सी माइनस सी अल्फा यानी कि 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर दिया, सी स्क्वायर ऊपर आ गया था, स्क्वायर से नीचे वाला सी काट दिया, तो एक नया फॉर्मूला बन गया, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे सी क्या है, तो सी है कंसंट्रेशन, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम दिया जाता है। यानी के क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखो ये सबको ना आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये चीज आपको याद रहेगा, कुछ कुछ चीजें फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं कितना भी पढ़ा लूं आप ऐसे नहीं समझ पाओगे अच्छे से, मतलब याद नहीं रहेगा, समझ में आएगा कल जाओगे, परसों जाओगे, भूल जाओगे, राइट। तो आप लोग घर पे रिवाइज किया करो। अब ये चैप्टर कर रहे हैं, जहां तक मैं आज क्या करता हूं, इसका वर्कशीट भेजता हूं, ठीक है, और वर्कशीट आपको करना रहेगा कॉपी में, आप लोग करना, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन का वर्कशीट में 4-5 है मेरे पास, वो मैं भेजता हूँ आपको 1 बाई 1 कर करके। आपको वर्कशीट क्या करना है, एकदम टाइम पीरियड देख के बनाना है, लगातार बैठना है टेबल पे, 1 घंटा टारगेट रखना और 5 का 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अब जैसा नहीं है कि आप पहले खुद से करना, नहीं होगा तो फिर देख के करना, लेकिन करना उसको, ठीक है। चलो, तो देखो यहां से अल्फा बराबर निकालते हैं अपन, एक फॉर्मूला बनता है क्या, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नोट एम। अब लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी कोई भी कंसंट्रेशन पे, लैम्डा नोट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है जब कंसंट्रेशन क्या होता है, टेंस टू 0, तभी ना मोलर लिमिटिंग आ गया था, जब कंसंट्रेशन टेंस टू 0। ठीक है, अब के का फॉर्मूला क्या था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, उसको रखा मैंने, ठीक है। अब अल्फा के जो वैल्यू है इसको डाल दिया, इस पे डाल दिया, अल्फा का वैल्यू कितना है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नोट एम, तो सी अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा की जगह वो वाला डाल दिया, उसका स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, सॉल्व किया, मैथ्स की तरह सॉल्व करो उसको। जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फाइनली क्या आएगा आपका, k इज इक्वल टू सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा नोट एम इंटू लैम्डा नोट एम माइनस लैम्डा एम। अब आया कैसे सर जी, बच्चा आपको सॉल्व करना, ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करना, क्या बनेगा, सी लैम्डा एम का स्क्वायर, लैम्डा नोट एम का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, लैम्डा नोट एम का स्क्वायर आ गया नीचे, यहाँ क्या बन जाएगा, लैम्डा नोट एम इंटू 1 यानी लैम्डा नोट एम माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नोट एम। तो लैम्डा नोट एम से लैम्डा नोट एम का स्क्वायर है, कट गया एक बार में, एक बार जो बच गया उसको लिख दिया मैंने नीचे, ठीक है। तो आपके बुक का क्वेश्चन है सैंपल 2.7 है ना, ये सब बुक का क्वेश्चन है, सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या पढ़ना है बच्चे अपन को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये वाला मैं क्या करता हूं आपको पार्ट 2 में पढ़ाता हूं, यानी कि कल। अब इसके बाद क्या बच गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बच गया है और बैटरी बच गया, वो भी क्लास इंपॉर्टेंट है।